बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही 810 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, हमेशा अपने दिन का आगाज जो है एक तो अल्लाह ताला के शुक्र अदा करना चाहिए और सेकेंडली अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको आजिज़ी और इनकसारी सीखनी चाहिए। आप जितना आजिज़ रहेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपको अता करेंगे। वो कहते हैं ना, हमेशा झुके हुए फल को ही जो है वो वक्त लगता है। तो हमेशा जो है आप आजिज़ी में रहें और इसके साथ ही दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी करें। जो हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि जिस तरह के हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो स्पेशली उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के एंकर पर्सन हैं हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर एहसानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ENT सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इनसे हम बात करेंगे एक तो गले की खराबी के हवाले से। आपको पता है कि सीजनल जो बीमारियां इस टाइम हम देख रहे हैं, वायरल डिजीज हैं, गला खराब हो जाता है, नाक का मसला होता है, कान का मसला होता है, तो ENT में तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है अपना ख्याल रखा जा सकता है और इसके साथ ही हसन से जानेंगे क्योंकि इनकी क्राइम के हवाले से जो है इनके प्रोग्राम्स होते हैं। तो क्राइम पे आज हम बात करेंगे। क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चोरी डकैती के वाकयात बढ़ रहे हैं। अच्छा, कल रात ही जो है हमारे जो रोही के रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद, उनके साथ भी जो है वो डकैती का वाकया पेश आया। और इसी तरह से हम कहते हैं कि शहरी जो है वो बेचारे वो तहफ़्फ़ुज़ उनको नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हसन क्राइम के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो क्राइम की सूरत हाल चल रही है, फिर उसके बाद जो है हम वसीम वाला जो है वाकया है उस पर भी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। क्राइम के हवाले से अगर बात करें तो सिचुएशन इस वक्त ये है कि अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े से डिस्कस करता चलूँ आपके साथ माह अप्रैल के, तो इस वक्त मुल्तान शहर में 660 प्लस वाकयात चोरी, राहज़नी और डकैती के रिपोर्ट हो चुके हैं। ये 660 वाकयात वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा और कितनी चीज़ें होंगी जो कि अभी तक डिस्कस ही नहीं हुई, रिपोर्ट ही नहीं हुई। 660 तो वाकयात हो गए। इसके साथ बेसिक जो चीज़ें हैं जो शहरियों से लूटी जा रही हैं वो मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल है। यानी एक शख्स जो 4 जिसके बच्चे हैं, एक बेगम है, उसका वालिद है, वालदा है, उनके घर में सिर्फ और सिर्फ एक सवारी है और वो मोटरसाइकिल है। वो बाहर चलते हुए अगर वो ही उससे छीन ली जाती है तो वो बेचारा क्या करे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया रिपोर्ट करता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, एक राइडर था, फूड पांडा टाइप या जितनी भी डिलीवरी ऐप्स हैं इन पर वो काम करता था। वो अपने घर का सर्कल भी चलाता था, अपनी फैमिली को भी देखता था, वो अपना भी पेट पालता था। जाते हुए कहीं वो उसकी थाना न्यू मुल्तान की हदूद में उससे मोटरसाइकिल छीन ली गई। लिटरली उसकी जब CCTV फुटेज आई तो वो डाकुओं के आगे ऐसे हाथ बांध के बैठा हुआ था। कह रहा था यार मेरा कमाने का सिलसिला, मेरे रोजगार का सिलसिला सिर्फ एक मोटर बाइक के साथ वाबस्ता है। आप मेरे से कोई चीज़ लेकर जाना चाहते हैं आप वो ले जाएं, यानी मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कोई अगर खाने पीने की चीज़ है वो आप लेकर चले जाएं, मेरे से मोबाइल और मेरे से मोटरसाइकिल न छीनें क्योंकि मेरे रोज़गार का जरिया ही यही कुछ है। और जाते जाते सिर्फ यही कुछ नहीं, जाते हुए वो उस पर फायर भी करके गए। आप ये देखें सिचुएशन इस वक्त इतनी वर्स्ट स्टेज पर और इतनी वर्स्ट कंडीशन में आ चुकी है कि सिर्फ एक तो ये है कि चीज़ छिन जाना बड़ी बात नहीं है। यानी चीज छीनने के बाद आपको फायर भी मार दिया जाता है, आपको जदोकोब भी किया जाता है, आपको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप एक ट्रॉमा में चले जाते हैं कि यार मेरे साथ आखिर हुआ ही क्या है। एक जानिब तो ये सिचुएशन है कि जहां शहरी लुटते चले जा रहे हैं, दूसरी जानिब अगर बात करें पुलिस की तो पुलिस अपनी कार्रवाइयां दिखा रही है। पुलिस ये कहती है कि इस वक्त के जो CPO मुल्तान है वो कहते हैं कि जब से मैं अपॉइंट हुआ हूं उस टाइम से लेके अब तक क्राइम की रेशो कम ही हुई है। मगर हमने उस क्राइम की रेशो को कम क्या करना है कि लोग अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, मैं अपने इर्द गिर्द देख लूं, इससे बड़ी और क्या बात है कि हमारे रोही के रिपोर्टर जो हैं रात उनके साथ स्नैचिंग का वाकया हो गया है। यानी एक तो यह है कि ऑड ऑर्स में आपके साथ कोई वकुआ हो जाए तो समझ भी आती है कि मैं ऑड ऑर्स में घर से बाहर निकला हुआ था, रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, सुबह 5 बजे का टाइम है, नमाज से पहले का टाइम है, उसके दौरान अगर वाकया हो जाए
तो समझ आती है ठीक है ऑड आवर्स हैं। एक ऐसा टाइम दिन दहाड़े एक बंदा एटीएम से पैसे निकलवा रहा है, एक बंदा घर से बाहर निकल रहा है, एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है, एक बंदा कहीं पर सफर कर रहा है, तो उससे फौरन आकर दो लोग उसे हैंड्स अप कराकर पिस्टल पर वो उससे तमाम चीजें छीन कर चले जाते हैं। यानी एक टाइम वो था कि जब हम सुनते थे कि कराची में ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन वो कराची वाला तो दौर चला गया, वो तो वहीं रह गया, वहां से ट्रांसफर होते 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 मुल्तान में भी अब ये कंडीशन आ पड़ी है कि हम कहीं बाहर निकलते हैं, लिटरली हम भी जब कहीं बाहर निकलते हैं तो बंदा थोड़ा सा वैसे भी एहतियात करता है कि यार अल्लाह ना करे हमारे साथ भी कोई वाकया ना हो जाए। अच्छा, फिर आजकल लोगों का पता भी नहीं है ना, आपके साथ बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर आपको फॉलो करते करते आपको किसी ऐसी जगह पर जो है वो आपके साथ वाकया पेश आ जाता है जहां पर बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं, क्योंकि डर के मारे कोई आपके नजदीक नहीं आता, तो जाहिर सी बात है ये लोगों के लिए भी एक किस्म का वो है कि एक तो उनके हौसला बढ़ जाता है, स्पेशली जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, उनके लिए तो है कि यार कोई आपको रोक ही नहीं रहा। अच्छा, पुलिस जो है वो भी एन मौके पर फौरन तो आपके पास पहुंचती ही नहीं है, जब वारदात हो चुकी होती है अब जो है वो पुलिस आती है और उसके बाद जो है बाकी तमाम चीजें। जान हर बंदे को अजीज है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करें अल्लाह ना करे अगर हमारे भी सामने कोई ऐसा वाकया हो रहा हो जहां पर 3-4 लोग हों जिनके पास बिल्कुल लेटेस्ट मशीन्स हों, गन्स हों, उनके पास वेपन्स हों, और वो अगर हमारे सामने भी कोई वाकया हो रहा हो, जब तक हमारे पास भी वेपन ना हो तो मेरा ख्याल में हम लोग भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो ये सेम सारे लोगों की यही कंडीशन होती है। जाने के बाद हर बंदा फिर फनकारी करने की कोशिश करता है, हर बंदा कहता है आपको यूं, आपको 30 मार खान बन जाना चाहिए था, आपको कमांडो बन जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई बंदा आगे नहीं आता, और हर बंदे को अपनी जान अजीज है, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी सी रिटेलिएट हमने करना है, थोड़ी सी कहीं उन्हें लगेगा कि मजामत अगर हम कर रहे हैं तो उन्होंने फायर मार देने। सिचुएशन भी यही है, यानी अगर आप मजामत नहीं भी कर रहे तो भी आपको फायर मार दिए जाते हैं, अगर आप मजामत कर रहे हैं तो भी फायर मार दिए जाते हैं। अच्छा, इस पे मजीद भी आपसे जानते हैं, साथ ही डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर साहब, इस टाइम जिस तरह से वायरल डिजीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है गंदम की कटाई भी चल रही है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को जो है एलर्जी हो जाती है, गला खराब रहता है। अभी तो हमने ये देखा ये वाला पूरा सीजन जो है वो गला खराब ही है अभी तक, क्या कहेंगे इस बारे में? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, और आने का पर्पज़ ये है कि वो जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कुछ अवेयरनेस इनके दरमियान पैदा हो जाए ताकि डिजीज़ की प्रिवेंशन की जा सके। इस वक्त इलाज तो जो है सो है, पूरी दुनिया इस बात पर लगी हुई है कि बीमारी पैदा ही क्यों होती है उसको रोक दिया जाए, और बाकी रह गया ये गले का और ये ख़राबी का। एक तो हाल ही में रमज़ान से आप गुजरे हैं, हाँ जी, तो शाम को मौलवी 11 बजे तक मुसल्ले पे खड़ा रखता है, घर आते आते आप 11:30-12 बज गए, फिर 3 बजे अगर आप उठ के आप सैरी नहीं करेंगे, उसके लिए नहीं उठेंगे, तो फिर सैरी तो नहीं हो सकेगी। और जब भी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कम हो जाएगा, खाना और पीना 2 चीज़ें बहुत अहम है, ये दोनों कम हो जाएंगी तो कुव्वत मुदाफ़त में कमी आती है। अक्सर लोगों ने नोट किया होगा कि रमज़ान के शुरू में सारे नमाजी ठीक ठाक होते हैं, और जैसे ही रमज़ान की 20वीं 21वीं आती है तो कुव्वत फिर हर कोई खूं खूं सूं सूं करता हुआ आपको मस्जिद में मिलता है, तो वो रमज़ान के ख़त्म होने के भी 1 हफ्ता बाद भी जारी रहता है। तो वो कुव्वत मुदाफ़त की कमी, लैक ऑफ नींद का कम हो जाना, पानी का कम हो जाना, भूख और ग़िज़ाइयत की कमी, ये उसके असरात आते हैं जिस्म पर, और उसमें कुव्वत मुदाफ़त कम होती है और वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ वायरस हैं जो पूरी दुनिया में हर बंदे को 3 से 5 मरतबा वायरल इन्फेक्शन होते हैं, और उसमें नज़ला भी आ जाता है, उसमें गले की खराबी भी आ जाती है, और उसका इलाज ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयाँ लें तो 1 हफ्ते में ठीक, और अगर दवाई ना लें तो फिर 7 दिन में ठीक। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हमारी जिंदगियों में इतना बढ़ चुका हुआ है, अब तो आपको थोड़ा सा भी कोई इशू हो तो आप फौरन डॉक्टर भी एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं। वायरस में क्या असर आना है? अगर एंटीबायोटिक से वायरस ठीक हो जाता तो HIV ठीक ना हो चुका होता, हेपेटाइटिस B, C इतना वायरल है तो ये ठीक ना हो जाते एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक का रोल ही कोई नहीं है। इसको हम सिर्फ उस वक्त देते हैं जब हम देखते हैं कि ये वायरस की हद से निकल कर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है,
सही। वायरल इन्फेक्शन में बुखार हमेशा 100 101 से ज्यादा कभी नहीं जाता है। जिस समय थकन होगी, रेस्टलेसनेस होगी, पानी पिएगा, आराम करेगा, भाप लेगा, बस सेटल डाउन हो जाएगा। और हाँ, अगर 102 103 104 बुखार हो गया है, अब ये वायरस की हद से निकल चुका है। अब इसको अगर आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो मरीज के साथ ज्यादती हो जाती है। वो उसका नुकसान हो सकता है, वो ड्यूरेशन लंबा हो सकता है, उसकी छुट्टियां हो सकती हैं, काम पे नहीं जाएगा, मुआशी नुकसान होगा, दवाई ड्यूरेशन लंबा हो सकता है इसमें, तो वो फिर ठीक नहीं होता। अच्छा, खांसी जो है वो बहुत ज्यादा है, अब ये वायरल है क्या? इसका खांसी तो अल्लाह की रहमत होती है। खांसी ना हो तो डॉक्टर के पास कौन जाए? सही बात है। बुखार ना हो तो कौन जाए? जिन लोगों की कुव्वत मुदाफित इतनी कम हो जाती है, डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको अच्छा खासा बीमार, खांस भी नहीं सकते। बात आपने देखा होगा कि जंगल में वाइल्ड एनिमल्स जो है ना, वो अपने प्रे को, शिकार को दौड़ा 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 इतना थका देते हैं कि उसमें हिम्मत ही नहीं होती को लात भी मार सके। फिर आराम से उसकी को कहीं को नोच रहा है, को कहीं नोच रहा है। इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफित है तो खांसी है तो बुखार है, और ये इंडिकेट करता है कि उसके साथ जंग हो रही है, और अब इसको सपोर्ट की जरूरत है बाहर से। अच्छा, गला खराब हो तो ऑटोमेटिकली आपके कान में भी पेन होने लग जाता है, अच्छा आपकी आंखों में भी पेन होने लग जाता है, तो ये भी क्योंकि जाहिर सी बात है रिलेट कर रहे होते हैं, तो साथ साथ हम साए हैं। हम साए नहीं है, कनेक्टेड हैं, गलियां आपस में मिली हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। एक ट्यूब है जिसकी अडल्ट्स में लेंथ होती 36 mm, वो गले को कान से कनेक्ट करती है। बच्चों में वो छोटी होती है, तो माँ अगर लेट कर बच्चे को फीड कर दे, बच्चा भी करवट पर, माँ भी करवट पर, उसका फीडर हाथ में दिया, बच्चे ने करवट पे लेके पानी दूध पी लिया, तो उस ट्यूब के जरिए से सीधा कान में चला जाता है। फिर 3 दिन तक बच्चा कान पकड़ के रोता है, और 3 दिन साथ मार होती है, चौथे दिन पर्दा फट जाता है, सुकून दोनों को हो जाता है, और फिर वो डॉक्टर के लिए पास जाते हैं तो कान से पीप आ रही होती है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर ये लंबा चलता है। पाकिस्तान की 13% पॉपुलेशन के कान के मसाइल हैं। कान के मसाइल हैं। और ये आप अगर फिगर देखोगे ना, तो अपनी टोटल आबादी का परसेंटेज निकालोगे तो ये बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। सही। तो क्या हल है, क्या डॉक्टर साहब क्या बताएंगे कि इसका हल ये है कि आपने अपना रेस्ट ठीक करना है और सही टाइम पे करना है। अल्लाह ने नमाजें तो वक्त मुकर्रर पर की हुई है ना, तो बेवक्त नमाज तो नहीं होती। इंसानी जिस्म की जो वियर टीयर ट्यूनिंग होती है, जो मरम्मत होती है इंसानी जिस्म का, वो सिस्टम ये है कि नींद की हालत में आपको जाना है सूरज गुरूब होने के 2 घंटे के बाद। सही। अच्छा, मजीद आपसे जानते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इतनी सारी बातें हो रही थी तो मुझे साथ साथ भूख भी लगने लग गई, और हमेशा जो है ना मेरे साथ जो है वो ज़ीरा प्लस मौजूद होता है। आपको पता है कि ज़ीरा प्लस जो है वो अगर चाय के साथ हो तो क्या ही बात है, और ज़ीरा प्लस का जो एक जायका है वो बड़ा ही मुनफरिद है। थोड़ा सा मैं खा भी लेती हूँ। इसका जो जायका है वो बड़ा मुनफरिद और खस्ता सा है, और ज़ीरा प्लस और चाय साथ साथ हो तो क्या ही बात है। तो ज़ीरा प्लस के साथ जो है अपने दिन का आगाज करें और अपनी सुबह को मज़ेदार बनाएं ज़ीरा प्लस के साथ जी। अच्छा जी, इसके साथ ही आपको पता है कि हम क्राइम के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो क्राइम के हवाले से ये भी है कि तो स्ट्रीट क्राइम, जिस तरह से स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है इस टाइम, और मोबाइल स्नैचिंग है, साथ साथ जो ख़वातीन हैं बेचारी उनके बैग्स के हवाले से भी हम देखते हैं कि रिक्शे में भी अक्सर ख़वातीन को बैठे जो है वो लूट लिया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, बड़ा अच्छा ये पॉइंट आपने रेज किया है कि अब स्नैचिंग जो है, एक जानिब तो स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, आप जा रहे हैं आपसे पैसे ले लिए जाते हैं या कुछ वैसे। साथ साथ जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि अब जो मेन एक चीज़ टारगेट हो रही है वो ये हो रही है कि ख़वातीन को स्पेशली मार्केट से फॉलो किया जाता है और देखा जाता है कि ये अगर रिक्शे के अंदर बैठ रही हैं, मोटरसाइकिल पर जा रही हैं, तो ये कहाँ पर जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं। फॉलो करके उन्हें ऐसी जगह पर स्नब किया जाता है या ऐसी जगह पर उन्हें रोका जाता है जहां पर आगे पीछे कोई नहीं होता। यानी ये अगर मैं आपको कुछ ही दिन पहले का वाकया एक बताऊं, तो एक फैमिली निकलती है एयरपोर्ट से, मुल्तान एयरपोर्ट से। जो ही वो वहां से निकलती है तो उन्हें फॉलो किया जाता है, और जो डकैत थे वो फॉलो करते 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 जो ही वो अपने घर के ऊपर आकर रुकते हैं तो वो उनसे उनके मोबाइल, उनके बैग्स, और इवन के ख़वातीन ने ये चेन वगैरह पहनी हुई थी और अंगूठियां वगैरह,
वो उन्हें तशद्दुद भी करते हैं, यानी उनके घर के बाहर गली के अंदर ही वो एयरपोर्ट से फॉलो करने लगते हैं और उनके घर के बाहर तक आकर उनसे वो तमाम चीज़ें स्नैच करके और वो चले जाते हैं। यानी अब कंडीशन ये आ चुकी है कि इंसान अगर बाहर निकलता है तो 100 मरतबा सोचता है कि मैं अगर बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे साथ अल्लाह ना करे कोई भी इस तरह का हादसा पेश आ सकता है। मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था कि 660 जो वाक़यात पेश आए हैं, हाँ। इनमें 8 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान है जिससे मुल्तान शहर के बासी महरूम हुए हैं। अगर नकदी की मद में बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से ज़ायद मालियत की नकदी है। यानी आप ये देखें कि सिर्फ एक महीने के अंदर, अप्रैल में, अभी चल रहा है अप्रैल, रनिंग मंथ है, तो इसके अंदर इतना नुकसान मुल्तान शहर के बासियों का हो चुका है। दूसरी जानिब मैं फिर वही बात करूंगा, पुलिस से जब डिस्कस करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे अपने महकमे के बहुत से मसाइल हैं। एक थाने की हदूद है, थाने की हदूद में अगर 50,000 की आबादी आती है, 50,000 की आबादी में बिजनेस हब्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तो हमारे एक थाने के 35 लोग कितनी तमाम लोगों को जाकर नफरी हमारी जो है वो कहाँ किसे जाकर देखें। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नदीम है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी बात करें आप। जनाब अली जी डॉक्टर साहब, मेरा इसलिए मेरा बेटा है 9 साल का जी। तो जब भी ये गंदम की कटाई होती है ना तो उसको ना सांस का मसला हो जाता है, उसको जो ना सांस खींच के लेना पड़ता है, खासतौर पर रात को सोते वक्त। ठीक तो है, इसके बारे में कोई थोड़ा सा कोई हल बता दें। ये भाईजान आपका नहीं मसला, ये तो पंजाब की 40% लोगों का मसला है। मुल्तान में एलर्जी की शरह आम हालात में भी डस्ट एलर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और जब ये गंदम की कटाई का सीज़न आता है तो ये डस्ट एलर्जी बढ़ जाती है। और इसमें अगर ज़रात का साइज़ 10 माइक्रोमीटर तक रहे तो वो तो नाक रोक लेता है। नाक के अंदर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बाल लगा रखे हैं, म्यूकोस होता है, उसके साथ चिपक के वो रुक जाता है। और अगर उसका साइज़ इससे कम हो जाता है तो फिर सांस की नालियों में नीचे चला जाता है। अगर वो नीचे चला जाएगा तो 3 तरह की तब्दीलियां उसमें आती हैं। नंबर 1, सांस की नाली का साइज़ कम हो जाता है। नंबर 2, वो साइज़ उसका थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो अंदर का जो जाने का हवा का रास्ता है वो कम हो जाता है। तीसरा ये होता है कि उसके अंदर म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं, सिक्रीशंस, और ये बलगम जो है वो लंबे लंबे रेशे उसमें जम जाते हैं। तो इसका एक प्रिवेंशन तो ये है कि उस वक्त बच्चे को ऐसे माहौल से दूर रखा जाए। इस्लामाबाद में लोगों को एलर्जी होती है, वो इस्लामाबाद छोड़ के मार्च अप्रैल में पिंडी में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद वहाँ से छोड़ जाती है, जिनको भंग से है, पौधों से है, जंगली शहतूत से है, ऑन द पेमेंट से इस्लामाबाद ऑस्ट्रेलियन फर्न है उससे है। तो मुल्तान के अंदर अगर आप उसको इधर उधर कहीं कर सकते हो तो वो अच्छी बात है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर उसको इस्लामाबाद में एलर्जी सेंटर है, वहाँ पर लेके जाएं। वो इसी तूड़ी मिट्टी डस्ट के साथ एक वैक्सीन तैयार करके देंगे उसको, तो उससे कि उसके साथ बेहतरी आ जाती है। और तीसरा हमारा एक एक्सपीरियंस ये है कि जिस चीज़ से एलर्जी हो उसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार, इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स, तो वो थोड़ा मिकदार पूरा साल उसको मिट्टी से और तूड़ी से उसकी दोस्ती रखवाई जाए तो फिर वो अगले सीजन के अंदर नहीं होता। अगर आम आदमी को कोई गाली देता है वो तो सर फाड़ता है। ये जो बकरियां चराते हैं, जिसकी 80 बकरियां हैं, जो रोज जिम्मेदारों के साथ लड़ाई करता है, उसको लोग गालियां देते हैं तो वो हंसता है। तो जिस्म ने रेस्पॉन्स करना उसने सीख लिया कि बंद मैंने नहीं करना। ये कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि इट इज़ एन एग्जेजरेटेड, बड़ा हुआ रेस्पॉन्स है जिस्म का। तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत पेश आती है। टेक्निक्स आपको हम बता चुके हैं। लोकल इलाके का शहद इस्तेमाल करें, उसके साथ पोलन्स हैं, चीज़ें हैं, तो वो अब मक्खियाँ तो हैं नहीं, रही नहीं है, जिम्मेदारों ने स्प्रे कर करके मार दी हैं सारी। तो ये बदकिस्मती है हमारी। तो ये एक चीज़ भी उसके लिए, बच्चे के लिए मुफीद होती है। तो अब 3 आपके पास टेक्निक्स हैं। लोकल शहद को इस्तेमाल करना, डिसेंसिटाइजेशन के लिए इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर चले जाएं, इसी से टीके बना के दे देंगे। सारा साल उसको मिट्टी, डस्ट और उसका एक हल्का सा लो डोज में एक एक्सपोजर दें उसको, तो उसके बाद देखें कि अगले साल भी ऐसा होता है। उम्मीद है बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इस टाइम पुलिस के हवाले से कि पुलिस की नफरी जो है और थानों का जो एक कल्चर चेंज हुआ है, उस हवाले से भी बताइएगा कि आया उसमें कितनी बेहतरी आई है। कल्चर सिर्फ इस हद तक चेंज हुआ है कि तस्वीर की हद तक चेंज हुआ है।
सिर्फ जो थाने थे, ये तो एक बात हकीकत है, इसमें तो कोई बना दिया दूसरी राय वाली बात नहीं है कि खूबसूरत बना दिया। और जो इंसान की वर्किंग प्लेस होती है, अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो इंसान का काम करने का दिल भी अच्छा करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में हैं, आपके बैठने के लिए एक अच्छी जगह है, आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, मीन्स टू से दैट कि अगर आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है तो आप अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एटमॉस्फेयर मिलने के बाद भी आपके जो आप पिछले 10-12 साल से जिस जगह पर गुजार रहे होते हैं, तो आपके जहन में, आपकी नेचर में और आपकी सोच में वो तमाम चीज़ें रच बस चुकी होती हैं, और वो उन तमाम चीज़ों को निकालने के लिए आपको दोबारा से काफ़ी सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो सिचुएशन ये है कि आज भी सिर्फ और सिर्फ थाने तो अच्छे बन गए हैं, थाने अच्छे बनने की सिर्फ यही सिचुएशन थी कि वो वहाँ पर लाइटें लग गई हैं, लोगों के आने जाने के लिए, बैठने के लिए सोफे बना दिए गए हैं, वहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया गया। लेकिन एक बंदा जिसके घर में मर्डर हुआ पड़ा है और पुलिस वाले उससे ही गालियाँ निकाल कर उससे ही कहें कि जी आप मुझे रिश्वत दें, मैं आपके घर आया हूँ, आपने 15 की है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मुझे पेट्रोल के पैसे दें, मैं आया हूँ 50 दे दें, तो वो बंदा जब थाने जाएगा, थाने जाकर वो जब गालियां खाएगा तो उसे ये माहौल अच्छा नहीं लगेगा। वो सिर्फ ये बात करेगा कि मुझे एट द स्पॉट इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा मुल्जिम पकड़वा कर अदालत में पेश किया जाए, मुझे मेरी चीज का इंसाफ मिल जाए और मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं है। एक बंदा जिसको फायर लगे हैं, एक बंदा जिससे चीजें स्नैच कर ली गई हैं, वो थाने में जाता है, थाने में फ्रंट डेस्क पर जाकर 15-15 मिनट वो खड़ा रहता है और उसके बाद उसे ये कहा जाता है कि जी आप पेन भी बाहर से लेकर आए, आप दरखास्त भी अपनी बाहर से लिखवा कर आए, आपको बैठने जहां तुझे जगह मिलती है तू बैठ जा। तो ये जो तू तड़ाक वाला, ये जो तल कलामी वाला कल्चर है, ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक पुलिस का अवाम के साथ जोन अच्छा नहीं होगा, जब तक हम लोग बेधड़क होकर थानों में जाकर अपना प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर सकेंगे, जब तक हमें ये पता होगा कि हमें कोई मसला है, हम अगर पुलिस को कॉल करते हैं विद इन 5 मिनट रिस्पॉन्स होगा, विद इन 7 मिनट रिस्पॉन्स होगा और मेरा मसला मौके के ऊपर हल किया जाएगा, सिर्फ मौके पर नहीं मेरिट पर हल किया जाएगा। अगर मेरी गलती होगी मुझे सजा दी जाएगी, अगर साथ वाले बंदे की गलती होगी तो उसे सजा दी जाएगी। अच्छा, कल भी जिस तरीके से हसन आपकी बात काट रही हूँ, जैसे कल भी हमारे साथ जो है कपल भी मौजूद था और उनका ताल्लुक जो है पंजाब पुलिस से था। अच्छा, उन्होंने यही कहा कि थाना कल्चर चेंज हुआ है तो हमारे अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। FIR के हवाले से लोगों के मसाइल थे, उन पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है हम आवाम की तो जो सुनेंगे, जाहिर सी बात जो आवाम जो जा रही है, जो उनसे तहफ़्फ़ुज़ की डिमांड कर रही है या अपने मसाइल उनके पास जाके, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या चीज़ें, क्या ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके और वही जो रवैया है उसमें कितनी बेहतरी आई है या नहीं आई। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हसन से उसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ, क्या कहेंगे अवाम की क्या राय है इस टाइम? तो अवाम की तो यही राय है, आप देखें कि एक बंदा जो पहले ही शिकार हो चुके हैं एक चीज़ का और फिर आगे वो थाने उससे जाता है कि मेरे साथ शायद दिखाया जो चीज़ जा रही है, जो चीज़ मीडिया पोर्ट्रे कर रही है, जो चीज़ हमारा सोशल मीडिया पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी अवाम दोस्त पुलिस है। लेकिन अवाम दोस्त पुलिस क्या है कि जब वो थाने जाता है तो आधा घंटा तो SHO उसे अपने कमरे में ही एंटर नहीं होने देता, आधा घंटा मुहर्रर जो है वो उसे बाहर धूप में खड़ा करता है, सर्दी है तो बारिश में खड़ा करता है, और उसके बाद वो उसे कहता है ठीक है तुम बाहर चले जाओ, बाहर से तुम दरखास्त लिखवा कर आ जाओ, जमा करवा दो, तुम्हारी FIR हो जाएगी। ये तो एक सिचुएशन है जो आम ले मैन है। और दूसरी जानिब वो बंदा है जो ताल्लुक वाला है, वो उसके साथ अगर कोई इस तरह का सिचुएशन हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो उसे थाने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसके घर बैठे ही वो चीजें बता देते हैं, मेरी ये चीजें हैं, वो उसकी दरखास्त भी वहीं पर लिखवा ली जाती है, उसकी FIR भी हो जाती है, उसकी तमाम चीजें बरामद भी हो जाती हैं। तो यानी दो तरह का कल्चर है, दो तरह का कल्चर है कि सिर्फ थाने यस कर देने से, थानों को रंग रोगन कर देने से कभी भी तब्दीली नहीं आती। तब्दीली उस वक्त तब्दीली कब आती है जब हमारी सोच तब्दील होती है। कभी भी हरगिज ऐसा नहीं है कि एक शख्स को अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं और उसे ये कहा जाए ये एक अच्छा इंसान बन गया। नहीं, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसकी जब तक सोच तब्दील नहीं होगी उस वक्त तक उसे अच्छे कपड़े पहना देने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसके साथ ही नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद है, अलिशबा से जानते हैं आज मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में आज सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। धूप निकलने की वजह से जो है अच्छी खासी गर्मी भी हो रही है। सुबह से अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो सुबह में दर्जा हरारत है वो 24 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है 50% तक रिकॉर्ड किया गया है। आगे जो है महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि शाम के टाइम गर्द आलूद हवाएं चलने की इम्कानात हैं और आने वाले दिनों में सूरज जो है यूं ही अपनी आबोताब के साथ निकलेगा, यानी गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो गले की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा फैलेंगी, इसलिए जो है अपने आप को बचाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की तजवीज़ की गई है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। इसलिए जो तिब्बी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि शहरी जो है अपने आप को धूप से महफूज रखने के लिए छतरी का इस्तेमाल भी करें और इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और धूप में निकलने से जो है गुरेज करें। जी बहुत शुक्रिया लिशबा आपका। और इसके साथ ही जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, हम जिस तरह से डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अच्छा, गला खराब हो जाए या जुकाम हो जाए तो क्या करना चाहिए फौरन? नज़ला जो है, अच्छा जिस तरह से कहते हैं सुन्नत भी है कि आपको 3 दिन जो है उसका इलाज नहीं करना चाहिए अगर जुकाम हो जाए, नज़ला हो जाए। सुन्नत का कभी एविडेंस हमने सुना तो नहीं है, तो बाकी अगर कोई उलमा बता सकते हैं इसके बारे में कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार क्या था और उनकी ज़िंदगी में वो क्या अमाल या कुछ चीज़ें इस तरह की करते थे। हमारे यहाँ ये है, हमारी रिक्वेस्ट ये होते है कि आप अगर आपको बैठने की जगह मिल जाए तो लेट जाएं, लेटने की मिल जाए तो सो जाएं। पर्पज़ ये है कि आराम करें। आपकी थकन जमा हो रही होती है, जिस्म को रेस्ट की ज़रूरत होती है, अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और हमारी सोसाइटी में तरीक़ाकार यह है कि उसकी पसंदीदा ग़िज़ा की बजाय मरीज़ को उसकी नापसंदीदा ग़िज़ा पर मजबूर किया जाता है, जो वो 1-2 लुक़मे के बाद छोड़ देता है। होना ये चाहिए कि उसकी पसंदीदा ग़िज़ा को एनहांस किया जाए, उसको दिया जाए ज़्यादा। सही। इसी तरह जैसे किसी को डायरिया हो जाता है, अब तो नहीं खाना भाई, क्यों भी नहीं खाना, और आपको तो उसका तो जो पहले लूज हो रहा है, जो पहले ग़िज़ाइयत मिल रही थी वो भी ज़ाया हो रही है, तो उसको तो बढ़ा देनी चाहिए। तो अब पुराने हुक्मा या पुराने लोग जो थे वो उसके अंदर हाई एनर्जी डाइट्स एडवाइस किया करते थे, और कुछ नहीं है तो ये सवैयाँ और घी और दही और दूध और इसका इस्तेमाल बढ़ा देते थे, तो ये एक बेनिफिशियल चीज़ थी। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है, अगर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आप काम पर जा रहे हैं, गला भी ख़राब है, बच्चा स्कूल नहीं जा सकता तो दवाई की ज़रूरत है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, भले हल्का फुल्का बुखार है, बंदा काम पे जा रहा है, भले तबीयत ख़राब है, तो इसमें उसको एंटीबायोटिक्स और दूसरी चीज़ों से जितना बचेगा उतना ही उसके लिए फ़ायदा है। अच्छा, क्या डाइट आप हेल्दी डाइट क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या खाना चाहिए अगर इस तरह का मसला हो जाए? सबसे बड़ी चीज़ तो आपके पास है पानी। पानी का इस्तेमाल। पानी ऐसी चीज़ है जो आपके वो टॉक्सिन, वो जहरीले मादे जो जिस्म के अंदर जमा है उनको जिस्म से खारिज कर देता है। तो हम कहते हैं आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा, आप गिलास के साथ तो पीना छोड़ दें, जग के साथ पिएं। होगा क्या कि आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा पेशाब के लिए, लेकिन जहरीले मादे भी तो खारिज हो जाएंगे। नंबर 2, बुखार की हालत में हम कहते हैं जिस्म को ठंडा रखें, नहाएं, पट्टियां लगाएं, तो ये नेचुरल इलाज है और लेटेस्ट इलाज यही है। सही। अब उसके साथ साथ अगर किसी को नहीं गुजारा हो रहा है, उसका जिस्म नहीं, इतना हिम्मत नहीं है उसके अंदर काम करने की, तकलीफ में है, फिर आप दर्द की दवाई दे सकते हैं, बुखार को कम करने की दवाई उसके लिए तजवीज़ कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों की आदत ही बन जाती है, अच्छा जी मेरी तबीयत ठीक है, नहीं तो पहुंच जानी है, 2 गोलियां फलानियां चाहो। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और दुनिया में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है ग़िज़ा के साथ अपने आप को मैनेज करना, सही, और रेस्ट के साथ अपने आप को मैनेज करना। अच्छा, जिस तरह के फ्रूट्स हैं, किस तरह के फ्रूट्स अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। हाँ, मतलब इसके अंदर तो अल्लाह ने बेपनाह खजाने दिए हैं, और पाकिस्तान में पूरी दुनिया में फ्रूट्स बेहतरीन जायकों के हैं और बड़े सस्ते हैं। आप दुनिया में जाके कंपैरिजन करें, अल्लाह ताला मौका दे तो देखो कि वो बेजायका हैं और बहुत महंगे हैं। अच्छा, अब जितने ज्यादा आप फ्रूट्स का, ये तो जिंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, लेकिन फ्रूट मौसमी होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो हमें यहाँ अल्लाह ने सब्जियां दे रखी हैं, मौसमी सब्जियां बेहतरीन चीज़ हैं, उसके सूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने गोश्त की यखनी ही मरीज़ को पिलानी है,
तो सब्जी की यखनी भी आप दे सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अंदर भी प्रोटीन्स और प्योरीन्स और दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये तो अल्लाह ताला की रहमत है सारी। अच्छा, जिस तरह कान के दर से कान से पीप आना या खून आना, इसके हवाले से भी बताइएगा। जो कान बच्चों के स्पेशली बहुत ज़्यादा कान के इस तरह के मसाइल जो हैं वो रहते हैं, क्या करना चाहिए? अब आपने कुछ होते हैं ना, कुछ ड्रॉप्स डाल दिए जाते हैं या कुछ। अब 2-3 बातें आपने इकट्ठी कर दी। कान से पीप आना और है, पीप के साथ खून आना और चीज़ है। ठीक है, वो उसकी सीवियरिटी को इंडिकेट करता है। अब वो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस जो इन्फेक्शन है उसने अब कान के अंदरूनी म्यूकोजल लाइनिंग से हटकर इर्द गिर्द की दीवारों को भी खाना शुरू कर दिया है, या वहां से गुजर रहा है, या उस चीज़ को डैमेज कर रहा है जिसके अंदर खून की नालियां मौजूद है। जब तक नाली नहीं फटेगी, अंदर से डैमेज नहीं होगी, तो खून उसके साथ शामिल नहीं होगा। आम तौर पर ऐसे लोगों में पीप की मिकदार कम होती है, गाढ़ी होती है, खून होता है, बदबूदार होती है, और ये इंडिकेट कर रही है कि इस बंदे को कान की बीमारी से खतरा ज्यादा है। अगर इसने इलाज ना किया तो आहिस्ता आहिस्ता कान के और दिमाग के दरमियान की जो दीवार है, ये बीमारी उसको चाट जाएगी और कान की पीप बाहर आने की बजाय किसी दिन दिमाग के अंदर जाके बैठ जाएगी, या कान गले के अंदर या कान के पीछे हड्डी के अंदर आ जाएगी। तो इसको 2-3 मसाइल इसके बढ़ जाएंगे मसाइल। पहले न्यूरोसर्जन ऑपरेट करेगा, कान से दिमाग से पीप निकालेगा, फिर ENT सर्जन निकालेगा, और ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो इसका शिकार है। तो क्या समझते हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए? क्या लोगों को आप क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? एहतियात एक तो सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे यहाँ जो फीडिंग का तरीकाकार है, एक घर है उसमें माँ थकी हुई है, वो बच्चे बैठकर गोद में लेके बच्चे को दूध पिलाए, रात हो या दिन हो। जहां उसने इसके खिलाफ किया तो गले की ट्यूब जो कान को कनेक्ट करती है उसके जरिए से पानी दूध कान तक पहुंचता है और कान के पर्दे को डैमेज करता है। सही। शहरों के अंदर इसकी तादाद तकरीबन 3.5% है। जो देहाती इलाके हैं जहां माओं को ज्यादा काम करना पड़ता है, बच्चे ज्यादा हैं, घरेलू जिम्मेदारियां और ढोर डंगर की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और ज्यादा बेचारी थकी हुई होती है, तो वो फीडर का इस्तेमाल, फीडर इन्फेक्टेड होता है, चूसनी इन्फेक्टेड होती है बच्चे के मुंह में जो दे दी जाती है, तो बच्चा अच्छा, ये हमारे यहाँ बड़ा है बच्चों के लिए जो ना होता, तो वो बच्चे को चुप करा देते हैं। उसके साथ एक फाल्स परसेप्शन चली जाती है कि बजाय इसके कि उसको दूध या ग़िज़ाइयत मिले, उसके मुंह में चूसनी दी और अपना काम कर लिया, और फिर को 10-20 आधे घंटे के बाद काम खत्म करके फिर उसको दूध देने के बारे में सोचा जाता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें टेंडेंसी बढ़ जाती। जब भी हलक खराब होगा, नज़ला ज्यादा होगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, केरे की शिकायत होगी, तो उस ट्यूब को अफेक्ट करती है। एक फैक्टर ये है, और दूसरा फैक्टर ये है कि आप कान के अंदर बाहर से कोई चीज़ डालते रहें मुसलसल खारिश करने के लिए, हैबिट के तौर पर। अच्छा होता है ना, कुछ लोग कान आपके बालों में जो आप सुई वगैरह पिन्स होती हैं, वो कानों में हम अक्सर जो है खारिश हो जाए तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। समटाइम तो माचिस की जो तीली है वो भी हम अपने कानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सादा नहीं चाहिए, उसको तोड़ के नोकदार कर लिया जाए तो वो फिर ज्यादा मुफीद होती है। थोड़ा फिंसी तो बने ना, उसके अंदर जख्म तो पैदा हो जाए। डॉक्टर साहब आप अच्छे मशवरे नहीं दे रहे। बचना है भाई इससे। कान के अंदर तो किताब कहती है कि जो मिनिमम चीज हो सकती है आप कान में, वो अपनी कोहनी डालें। आप इससे कम कोई चीज ही ना डालें। कोहनी तो इम्पॉसिबल है आप कोई बंदा कान में ले जा सके। नंबर 2, मोटी है, साइज है, कान के अंदर जा नहीं सकती। तो मतलब ये है कि कान में कुछ ना डालें। तो एक बड़ा पुराना मुहावरा भी है कि वो आंख में सुरमा, दांत में मंजन, नित कर और कान में तिनका मत कर। कभी कभार कान में आप कोई चीज फेर रहे हैं, इत्तफाकन को डर गया, बच्चे का हाथ लग गया, पर्दा फट गया, तो वो फिर एक नई मुसीबत आ जाती है। अच्छा, अगर कान का पर्दा से डैमेज हो जाए तो उसका क्या, दोबारा से वो ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है, कोई मसला नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल करें जो उसको खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही हम सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इस टाइम जो है शहरियों के लिए आगाही की जा रही है, उस हवाले से बताइएगा कितनी फ़ायदा मंद है? सड़क पर चलते हुए सबसे ज़्यादा जो
तकरीबन ऐसे समझ लें 48% टू 50% जो हादसात होते हैं वो मोटरसाइकिल सवारों की वजह से होते हैं। यानी इतनी जल्दी होती है मोटरसाइकिल सवारों को कि वो जूं ही निकलते हैं तो वो ये देखना और ये सोचना समझना भूल जाते हैं कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। अच्छा, कल ही यही हमारे ऑफिस के साथ ही, मैं कल जब घर जा रही थी ऑफिस से तो यहीं भी इंसिडेंट था कि रेडी वाले के जो है बाइक का आपस में टकराव हुआ, जिसमें बाइक जो है वो बिल्कुल रेडी के नीचे आई हुई थी। अब पता नहीं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उस बंदे के साथ क्या बना। तो देखिए ना, तेज रफ्तारी मोटरसाइकिल सवार जितने भी हैं वो तेज रफ्तारी का इस्तेमाल करते हैं शहर के अंदर। आप ये देख लें, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक हमारे रिलेटिव भी थे, वो 3 लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, उन्हीं की ही गलती थी, तीनों की डेथ हो गई मौके पर एट द स्पॉट, वो ट्रॉलर के नीचे आकर। यानी वो जब अपनी कच्ची सड़क से निकलकर पक्की सड़क पर जाने लगे तो वो जो मोटरसाइकिल सवार था उसने देखना ही गवारा ना किया कि पीछे से कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही। उसके जहन में यही था कि ये थोड़ी सी ऊंचाई है, मैं तेजी से चढ़ाकर ऊपर आ जाऊंगा, जो ही ऊपर आऊंगा मैं साइड पर हो जाऊंगा, पीछे से जो चीज आ रही होगी वो गुजर जाएगी। पीछे से जो जितनी रफ्तार से आ रही थी उससे मुड़ने का या उसे कहीं कट करने का टाइम नहीं था। इनको जितनी देर का 2-4 सेकंड थे इनके पास, वो इन्हें मौका ही ना मिला। जो ही ये उसके साथ हिट हुए, 3 लोग थे, तीनों की मौके पर डेथ हो गई। तो बताने का मकसद ये है कि हम लोगों को ये चीज बतानी बहुत कंपलसरी है कि लाइन और लेन का फर्क क्या है। लाइन और लेन यानी सड़क पर एक्सट्रीम राइट साइड जो है वो हमेशा गाड़ियों के लिए है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के लिए। यानी जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं, आप ये देख लें, सड़क पर चलते हुए अगर तमाम मोटरसाइकिल एक लम्हे के लिए आप जस्ट आइडियलाइज करें कि तमाम मोटरसाइकिल सड़क की लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं और तमाम गाड़ियां सड़क की राइट साइड पे चल रही हैं, या 3 लेन अगर रोड है तो 2 लेन गाड़ियों के लिए, 1 लेन मोटरसाइकिल के लिए, तो आप इमेजिन करें कितना बेहतरीन हमारा ट्रैफिक का बहाव हो जाएगा। सड़क पर चलते हुए हमें जरा बराबर भी ट्रैफिक के मसले फेस नहीं करना पड़ेंगे। ये अब सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या काम कर रही है? सिटी ट्रैफिक पुलिस ये कर रही है, जितने भी शहरी हैं, जो लोग सड़क पर आते हैं, ड्राइवर्स हैं, उन्हें सिर्फ ये चीज़ सिखाई और बताई जा रही है कि एक्सट्रीम राइट साइड जो है वो गाड़ियों के लिए, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड मोटरसाइकिलों के लिए। इसके हवाले से आगाही मुहिम्मात भी दी जा रही हैं, सेमिनार्स भी किए जा रहे हैं और कुछ मुल्तान के 3 मॉडल रोड्स भी बना दिए गए हैं। एक है 9 नंबर से बोसन रोड तक, 6 नंबर चुंगी तक, दूसरा है 9 नंबर से इफ्शार चौक तक, तीसरा बनाया है यहाँ कलमा चौक से KFC चौक तक। यानी ये 3 मॉडल सड़कें बना दी गई हैं जिसमें बाकायदा तौर पर चौकिंग की गई है सड़क पर, और शहरियों को बार बार ये चीज़ बताई जा रही है कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड मोटरसाइकिल सवारों के लिए और एक्सट्रीम राइट साइड गाड़ियों के लिए। तो ये कुछ इस तरह की आगाही मुहिम्मात दी जा रही हैं, ट्रैफिक रूल्स बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। लेकिन बात फिर वो ये, सिखाने से बताने से कुछ नहीं होगा जब तक उस चीज़ को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाएगी, लोगों को बार बार आगाही नहीं दी जाएगी, लोगों को बताया नहीं जाएगा कि आप जब तक चेंज नहीं होंगे तो सड़क पर हादसात की रेशो कम नहीं हो सकती। अच्छा, हम हमेशा इदारों को भी ब्लेम करें तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ शहरी होने के साथ जो है हमारी कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां बनती हैं जो कि हमें निभानी चाहिए। अच्छा, वो हम भूल जाते हैं और फिर हम आके सिर्फ इदारों को ही जो है वो हम एक फोकस कर लेते हैं कि बस इन्हीं का ही है कसूर, या ये हमें चालान कर रहे हैं, या ये हमें बिला वजह रोक रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी कोताहियां हमारी अपनी होती है कि एक तो हेलमेट नहीं होता, अच्छा फिर तेज रफ्तारी भी होती है, फिर आपके पास गाड़ी के कागजात नहीं है या बाइक के नहीं है, बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है आपको फिर रोकना उनका बनता भी है। अच्छा, फिर या फिर हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम जो है गलत रास्ते जो है वो, अच्छा जिस तरह आप लेन और लाइन के फर्क बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो स्पेशली बाइक वाले जो है वो गाड़ी वाली साइड पर आए हुए। अच्छा, फिर उनको जितना मर्जी आप हॉर्न दें या आप उन्हें साइड पे करने की कोशिश करें, वो नहीं होते। कुछ लोग जिद में आ जाते हैं, मतलब लोगों का रिएक्शन भी इतना हार्श होता है कि समटाइम आपको लगता है कि यार क्या है। अभी मतलब मुझे खुद ड्राइव करते हुए इतना मुश्किल होती है कि आप लोगों के रवैये समझ में नहीं आते। सिंपल सी बात है, वो मैं कंक्लूड करूंगा सिर्फ इस बात से, अपने ऐबों पर डालकर पर्दा हर शख्स ये कह रहा है ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है, तो हमें अपनी गलती तो नज़र ही नहीं आती। जिस दिन हम अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे, जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि मैंने अपने आप को तब्दील करना है, उस दिन मेरा ख्याल में आधे से ज़्यादा मुआशरा खुद ब खुद सेट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर मेरे ख्याल में इदारे भी उसी तरीके से काम करना, सारे लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अच्छा जो SMA के पेशेंट होते हैं उनको क्या करना चाहिए?
जिस तरह से अभी कॉलर भी थे जिनको दमे की साथ में शिकायत हो गई है, तो जाहिर है इनको तो प्रिवेंशन करनी है। और प्रिवेंशन पहले ज़माने में तो लोगों ने हेलमेट भी एडवाइस किए थे, कैसे हेलमेट आप पहने जिसके अंदर चीज़ें न जाएं। मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन नहीं देता, अलबत्ता बड़े बड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स को तो रोक देता है। जो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो तो उसके सुराखों में से गुजर के आपके सारे निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल हो जाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमने देखा नहीं है कि इससे कोई प्रिवेंशन होती हो। तो बेस्ट ये है कि जिस एरिया में आप हैं, अगर उस कुछ दिनों के लिए वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो, तो मैं तो कभी कभार कहता हूँ मुल्तान वालों को कि आप ऐसे इलाके में चले जाएं जहां मुल्तानी मिट्टी ना हो। तो मुल्तानी मिट्टी या तो सियाचिन पर नहीं है या फिर वो जो है आप चले जाएं किसी ऐसे यहाँ के लोग इतने प्यार करते हैं ना अपनी मिट्टी से, वो कहीं नहीं जाते। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन नरीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला नाम बात कर रहा हूँ हासिलपुर से, और डॉक्टर साहब बैठे हुए थे तो मैंने कहा फौरन से आपसे मैं इस्तिफादा हासिल करूँ और इनसे पूछूं कि जो कान के अंदर अमूमन खारिश होती है और उसके अंदर पीप का भर जाना, ठीक है, और इसके अलावा जो है मतलब उसके अंदर से प्रॉपर पानी बाहर ना निकलना, जब हम नहा रहे होते तो अंदर चला जाता है, तो इन मामलों में हम कौन सी मेडिसिन यूज करें? और काइंडली मेडिसिन बिल्कुल बतानी है क्योंकि एहतियाती तदाबीर से तो हमें कॉल करके कोई फायदा नहीं ना मिलता। और दूसरा एक सवाल आपसे ये मैंने आसमा करना था जी कि जैसे अभी तो ये टॉपिक आपने चेंज कर दिया, मैं इसके अंदर कंक्लूड करना चाह रहा हूँ आपकी इजाजत के साथ कि इदारों के साथ इदारे तो डेफिनेटली काम करना चाह रहे हैं। अब हम लोग जब जाते हैं इदारों के पास तो जाके पहले से यही बात होती है, जैसे पटवारी के पास भाईजान आप हमसे पैसे ले लें तो काम कर दे, तो हम सबसे पहले तो आवाम खुद खराब है, इदारे खराब नहीं होते, हम लोग जाके उनकी रवायात को चेंज करना चाह रहे हैं। जब हम ही टेक्निकली दुरुस्त तरीके से जाके फॉलो अप करेंगे उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो कोई भी किसी के साथ गलत ट्रीट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आवाम खुद गलत है और आवाम को अपना रवैया दुरुस्त करने की जरूरत है। तो आसमा काइंडली दवाई जरूर पूछिएगा, ये मेरा इंटीरियर मैटर है। थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया। ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी, और बड़े माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं और बड़े तवज्जो से और बड़ी तवज्जो से हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं। फिर हर टॉपिक पे बात लाजमी डिस्कस करते हैं, दवाई लाजमी बताते हैं। अभी उन्होंने मुझे बड़ा जोर रहा है कि जी दवाई बताएं। दवाई का ताल्लुक डायग्नोसिस के साथ होता है। एक आदमी है जिसके कान से पीप आ रही है और उसके कान के बाहर, पर्दे के बाहर इन्फेक्शन है, उसने माचिस इस्तेमाल की है और नोकदार चीज इस्तेमाल की है, बाल तोड़ हो गया, फिंसी बन गई, फिंसी फट गई, कान के बाहर वाले हिस्से के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई, तो पीप निकलेगी। वहां पर अगर फंगस बन गई तो पीप की तरह की कोई चीज न कोई ना कोई तो निकलेगी। अब अगर हमने इन्फेक्शन के मरीज को फंगस की दवाई दे दी तो वो तो ठीक नहीं है, उसका तो नुकसान हो जाएगा। फंगस वाले को एंटीबायोटिक आपने स्टार्ट करा दिया तो वो खराब हो गया। और इसके अंदर एक और बड़ी अहम चीज है, हमारी सोसाइटी में डायबिटीज मेलाइटिस बड़ी तेजी के साथ अब ये सामने आ रही है। बिल्कुल ऐसे अगर किसी के कान के बाहर वाले हिस्से के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है और वो डायबिटिक है तो एंटायरली हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? सवाल पूछ लीजिए। जी, सवाल पूछिएगा प्लीज। जी, मैं सौलत बात कर रहा हूँ अमितशटिया से। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये सौलत मेरा नाम है। ये डॉक्टर से पूछा था कि कान में आवाजें आती हैं, शूशा, चीटियां, ये इसका क्या इलाज होता है? क्या आवाजें? कान में आवाजें जो आती हैं? अच्छा, सीटियां। हाँ, ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो इसकी बस रीजन बता दें। इसकी बहुत सारी रीजन है। कान में आवाजें डॉक्टर साहब के पास जो है ना बहुत सारी वजूहात है, अब हमारे पास जो है ना वो टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया है। कान के बाहर के पर्दे की बीमारियां, कान के अंदरूनी बीमारियां, कान के अंदर के जो सिस्टम जहां जाके परसेप्शन साउंड की मसले को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो इन हर चीज के अंदर आवाजें आ रही होती हैं। और ये आवाजें
90% हम इनसे कहते हैं इनसे दोस्ती कर लें इनसे दोस्ती कर लें लेकिन डॉक्टर साहब ने आज इतने मुफीद मशवरे दिए हैं ना लेकिन आइडेंटिफाई कर लें कि डेंजरस ना हो। हाँ नहीं, डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल से और बड़ी कहते हैं ना जो हमारी चीजें हैं उनको बड़ी तल्ख हकीकत के साथ जो है बयान किया है। बहुत शुक्रिया आपका हसन मलिक, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी, सब उनको जानते हैं, ज़हूर दरेजा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सराइकी दानिश्वर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर मुनीर शाह, आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसके साथ ही इनको वेलकम भी करते हैं और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, एक तो आजकल जो स्किन ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। स्किन जिस तरीके से जो है, स्किन के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, तो क्या क्या मसाइल हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, कौन से नए ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं और स्किन को किस तरीके से आप फ्रेश रख सकते हैं, जवान रख सकते हैं, खूबसूरत नजर आ सकते हैं। अच्छा जी, और ज़हूर साहब से हम जानेंगे, सराइकी सकाफत पे हम बात करेंगे, सराइकी के अमन के हवाले से बात होगी। इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे जब हम देखते हैं ना कि सराइकी हमारा जो कल्चर है वो निहायत खूबसूरत कल्चर है। अच्छा, फिर उसके साथ ही उसमें बहुत खूबसूरत रंग भी हैं। यहाँ का हमारा झूमर बहुत मशहूर है। फिर हमारी यहाँ की सराइकी ज़ुबान जो है वो निहायत, आपको पता है कि मीठी ज़ुबान है, और जब कहते हैं ना मीठी ज़ुबान और फिर मीठे लोग। और इसके साथ ही अभी हम जिस तरह से सूबे की बात करें हुकूमत आ चुकी है और अब देखते हैं कि वो जो एक दावे किए गए थे, वो जो एक वादे किए गए थे कि हमें सूबा मिलेगा, जो हमारा जनूबी पंजाब है उसकी बहुत सारी महरूमियां हैं, उन महरूमियों से हमें कब छुटकारा मिलेगा और हमें वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो हम देखते हैं अपर पंजाब में तमाम लोगों को फैसिलिटीज़ और उनके मसाइल को हल किया जा रहा होता है। हम अभी भी देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मसाइल जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, कोई उस तरीके से सुनवाई नहीं होती, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलात हैं, लोगों को यहाँ से सफ़र करके जो है वो फिर भी लाहौर जाना पड़ता है, सेक्रेटरीट बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मसाइल वहीं के वहीं हैं। ऐसे ही है दरेजा साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तुसा तो सारी गाल मुका दी है कि भाई गाल उथे ही दे उथे ही खड़ी है। हाँ। कोई मसला हल नहीं था तुसा औंडे ते बैठो के भी सेक्रेटरीट को गन गिनो कि सिविल सेक्रेटरीट बढ़ाया गया, साडे नाल वादा किया गया सूबे दा, और सूबे की बजाय असा को सिविल सेक्रेटरीट दे दिता गया। आख्या गया कि यह एक आर्जी सैटअप है, असा सूबे की तरफ वेसूं, सूबा बड़े सूं, इंदे नाल मसले हल थी सन। अज तक सेक्रेटरीट को ना तो फंड्स मिलन ते ना ही अख्तियारात मिलन। अज भी जड़े अफसरान हैं वो वापस तबादले करा के वापस वेंदे पे। सिविल सेक्रेटरीट एक लोलीपॉप है, जिवें कोई बाल रोंदा खड़ा होंदे ते उनको खिडावना दे दींदे, लोलीपॉप दे दींदे। इवें ही मकसद है कि करोड़ा लोगों को एक लोलीपॉप दिता गया। दरअसल इन खिते के लोगों की जरूरत जो है वो सूबे, और सेक्रेटरीट कि नहीं सूबे का मुतबादल नहीं थी सकता। चलो तुसा लोला लंगड़ा दिता है ही को अख्तियारात तो दो, तुसा आख्या कि 33% बजट जो है वो इतने ही खर्च थी से, अज तक कोई बजट नहीं दिता गया। तुसा आख्या कि मुलाजमतें का जो है कोटा वो अलग कर दिता गया, कोई मुलाजमतें का कोटा अलग नहीं था, कहीं को कोई मुलाजमत नहीं मिल जा। बई कबाहत है कितने ने कि सेक्रेटरीट को 2 हिस्से तकसीम किते ने, वल सारे महकमे नहीं दिते गए, अध तो भी घट महकमे दिते गए। हुण यह है कि बंदा जरा है मुल्तान वने, वल बहावलपुर वने, वल लाहौर वने। पहले एक जहाज दे जरे ना धिक्के खावने पौंदे हन, हुण 3 जिंदे खावने पै गए, यानी ख्वारी वध गई है और जिल्लत वध गई है। मसला कोई भी हल नहीं था, मसले वधा दिते गए। तो जरूरत ही गाल दी है कि भाई ये खिते के लोगों को सूबा दिता वजे, उन्हें कोई अलग मुल्क तो नहीं मंगया, वल उन्हें अपना सूबा है। जरे टाइम एक सूबा लाहौर है, एक सूबा मुल्तान है,
ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਵੈਂਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਹਿਲਪੁਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਂਗ ਦੇ ਖਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਂ ਸਿਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਕੂਮੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ और ई 2 साल दे विच ई सारे खिते को तबाह कर दिता गया हालांकि ये तो बैतो साहब है ये तो ही को अरबे सोने का घर रखे ही खिते को आख्या गया कि भाई ये 7 दरियावें की सरजमीन है हर शय इत्थां मौजूद है तो इत्थां दी तहजीब भी आला है सकाफत भी आला है जबान भी आला है और इत्थां दे लोग भी अजीम हैं हजार साल तहजीब दे वारिस हैं और उन्हां दा जी खूबी है वो मेहमान नवाजी है वो आजी है इनकसारी है वो अखलाक है लेकिन अज इन सारे चीज़ों को जुर्म बढ़ा दिता गया तो ये खिते के लोगों को पहचान भी चाहिए है और सूबा भी चाहिए है उवें सूबा चाहिए है जिवें बे सूबा बिल्कुल इत्थां दे मसाइल हैं पे जाहिर गल है इत्थां ही हाल थी वनन तो और ज्यादा बेहतर है पिया बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी मजीद भी इनसे जानते हैं साथ ही हम डॉक्टर साहब से जानेंगे जिस तरह से अब मौसम चेंज हो रहा है आपको पता है कि गर्मियां आ रही हैं तो उसके लिए जो है स्किन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसकी केयर की जाए और फिर जो मुल्तान की गर्मी है और जो मुल्तान की धूप है वो तो माशाल्लाह है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बारे में स्किन के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैं इनकी बातों से बड़ा मुतासर हो रहा था जो सुबह के बारे में कर रहे हैं जी कि कितनी पुरानी तहजीब और जो नॉन लिविंग सिटी है जो कदीम तरीन दमिश्क था कायरो था और मुल्तान था ये शुरू से हैं और अभी तक जिंदा हैं। तहजीबें ख़त्म हो गई बर्बाद हो गई उनके आसार खड़े हैं लेकिन ये शुरू से जिंदा शहर है एक जिंदा इलाका है तो वही मैं उनकी तरफ देख रहा था मैंने कहा बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आपको तो फिर हमारे मुल्तान शहर की बात हो रही हो तो फिर उसमें जो हम सकाफत की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर बड़ा एक खूबसूरत हमारी सकाफत है हमारा कल्चर है जी। अच्छा स्किन की आप बात करें स्किन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सबसे पहले नजर आती है आपका चेहरा सबसे पहले नजर आता है बिल्कुल ऐसे है तो इसको गर्मियों में भी केयर की जरूरत है इसको सर्दियों में भी केयर की जरूरत है सर्दियों में खुश्की से बचाने की जरूरत है गर्मियों में सूरज से बचाने की जरूरत है और दोनों हाल में आपके सारे पोल्यूशन है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ख़राब है मुल्तान का इंडस्ट्री की वजह से धुएं की वजह से बाकी चीज़ों की वजह से तो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है तो इसमें जितना कुछ हम कर सकते हैं जो पॉसिबल है वो करना चाहिए लेकिन बाज़ चीज़ें पॉसिबिलिटीज से भी मतलब आपके पॉसिबल नहीं होती जैसे आप कार में नहीं जा सकते तो आप किसी और सवारी पे जाएंगे तो वही पोल्यूशन होगी वही धुआं होगा वही फ्यूम्स होंगे वही सब कुछ होगा और बाकी अगर आपके पास चीज़ें रखते हैं बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं फिर अपने आप को आप पोल्यूशन से बचा सकते हैं धुएं से बचा सकते हैं तो जो सूरज से बचा सकते हैं सूरज बेसिकली तो आप अगर देखें तो खुदा की नेमत है कि विटामिन डी जो विटामिन डी है बिल्कुल वो सिर्फ आपको सूरज की छांव से मिलता है। अच्छा फिर स्किन की कितनी सारी डिजीज हैं जिस तरह एलर्जी हो जाती है वो भी आपके लिए हम लोग धूप एलर्जी जैसे आजकल गंदम की कटाई का मौसम है तो थ्रेशर जब चलते हैं तो इसमें अक्सर लोगों को एक इससे एलर्जी होती है उनको सांस का मसला होता है तो उससे भी आपको बचाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अगर ये सारी चीज़ें देखें ना तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ एक विटामिन्स का रोल है दूसरा पानी का रोल है। पानी आप मैक्सिमम पिएं ज़्यादा पिएं ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे बेहतर रहे और फील भी अच्छी हो और देखने में भी अच्छी नज़र आए। और दूसरा एक क्योंकि आप डाइट में आपको हर विटामिन नहीं मिलता तो उसके लिए आप एक प्रॉपर कोई भी किसी भी किस्म का मल्टीविटामिन लेना शुरू करें सही जो स्किन के लिए बेहतर हो जिसमें विटामिन सी हो विटामिन बी कम्प्लेक्स हो। उसके अलावा आप विटामिन बी खास तौर पे गोश्त में ज़्यादा पाया जाता है तो गोश्त का इस्तेमाल करें प्रोटीन्स का। और अच्छा वैसे भी आजकल हम लोग गोश्त खोज ज्यादा हो गए हैं वैसे डॉक्टर ऐसे नहीं सब्जियों का इस्तेमाल गोश्त हो गए लेकिन गवर्नमेंट गोश्त खाने नहीं देती
हाँ ये भी बात आपने कही, मुर्गी महंगी है, इकोनॉमिकल सिचुएशन वैसे ही महंगा है, बीफ महंगा है। इकोनॉमिकली हम इतने, अभी हमारी कौम इतनी वो एडवांस नहीं हुई कि अपनी मर्जी से सब कुछ खा सके। लेकिन हम फास्ट फूड की शक्ल में देखते हैं कि हमारे बहुत ये वैरायटीज जो है ना वो हमारे पास में ये है कि वो कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जो हमें अंदाजा नहीं होता, उन्होंने तो टेस्ट हाँ, जाहिर सी बात है, और वो चीजें हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं होती। पता नहीं वो कैसा ऑयल डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें डाल रहे हैं, और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। ऐसे ही है। तो एक तो हेल्दी डाइट, घर की बनी हुई चीजें जो आपको पता हो कि फलां चीज से बन रही हैं, और मुतवाज़िन डाइट, दूध का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, और बाकी जो है अपने आप को पोल्यूशन से बचाने का बंदोबस्त, पानी की ज्यादा मिकदार, ये सारी चीजें बहुत जरूरी अच्छा है। अब जैसे गर्मियां हैं तो पानी का इस्तेमाल जो है वो हमारा बढ़ जाता है। अच्छा, सर्दियों में हम पानी जो है वो बड़ा कम पीते हैं। अच्छा, मेरा मसला यही आता है कि सर्दियों में पानी जो है ना वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और स्किन जो है वो आपकी बड़ी रफ रहना स्टार्ट हो जाती है। आप पानी की बोतल हमेशा साथ रखा करें, और कोशिश करें कि वो दरमियान में जब आपको मौका मिले तो पानी पीते रहें। इसी तरह मेरे ख्याल बचत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती, क्योंकि बाज़ जगह पे आप काफ़ी देर आपको बैठना पड़ता है, पानी अवेलेबल नहीं होता, ये इस तरह की सूरत हाल होती है। तो सबसे बुनियादी चीज़ पानी है, जो ज़िंदगी का एक सोर्स है और जिसको मतलब हर वक्त उसकी ज़रूरत है हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन ट्रीटमेंट्स भी अब उसी तरीके से आ गए हैं, जिस तरह से अभी मैं देखती हूँ कि अब जो लेटेस्ट अभी इलाज आ रहा है, ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा स्किन को लेकर बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी अब इस तरफ ज़्यादा मूव कर गए हैं स्किन के हवाले से, एस्थेटिक के हवाले से। तो अभी इस हवाले से बताइए क्या क्या न्यू ट्रीटमेंट्स आए हैं स्किन के लिए? स्किन में बेसिकली नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है ना, कि लोगों को एक तो तकलीफ ना हो और उनकी स्किन बेहतर रहे। और इसके अलावा फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जैसे इंजेक्टेबल मॉइस्चराइजिंग, कि आप मुख्तलिफ एरियाज पे हाइलुरोनिक एसिड लगाते हैं जिससे स्किन आपकी बेहतर रहती है, उसकी हाइड्रेशन बेहतर रहती है, लाइंस कम हो जाती हैं। और इसके अलावा फिर RF, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इस तरह की डिवाइसेस बहुत सारी हैं जो स्किन की टाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए बेहतर रहती हैं। अच्छा, और बहुत सारे लोगों की इस हवाले से भी बात है कि स्किन को जिस तरह से फिलर्स वगैरह आप ऐड करते हैं, या जिस तरीके से आप जो है लिफ्टिंग के लिए आप कुछ ट्रीटमेंट्स हैं वो आप थ्रेड्स वगैरह यूज़ करते हैं, या कुछ भी इस तरह का ट्रीटमेंट है, तो वो कुछ टाइम बाद आपकी स्किन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ढलकना स्टार्ट हो जाती है ट्रीटमेंट्स के बाद। एजिंग ऐसी चीज़ है क्योंकि ग्रेविटी का असर हर चीज़ पे है ज़मीन पे ना, तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एजिंग से स्किन ढलकना शुरू हो जाती है। सही। तो उसके लिए फिर बहुत सारी मेथड्स आए हुए हैं उसको लिफ्ट करने के लिए। उसके लिए पीडियो थ्रेड्स हैं, और पीडियो थ्रेड्स के बाद अब लिक्विड थ्रेड्स आ गए हैं। पीडियो थ्रेड्स हम अंदर डालते हैं ना स्किन से, उसमें नीडल के ज़रिए, तो लिक्विड थ्रेड्स आ गए हैं जिनके लिए फिर हमें नीडल की तकलीफ नहीं देनी पड़ती। अच्छा। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, और RF से आप लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरह के बहुत से इक्विपमेंट है जिससे आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो अब इसमें बेसिकली और भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं जो जिसकी वजह से फिर आपकी स्किन जो है वो बेहतर होने शुरू हो जाती है, ढलकना बंद हो जाती है। जितनी आ रही है उतनी एक्सपेंसिव भी है, उतनी एक्सपेंसिव भी है, उतनी बेहतर भी है। बेहतर भी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा ज़हूर साहब, तुहाडी एक लाइफ दा माशाल्लाह एक बड़ा पीरियड तुसां बुक्स भी अपने लिखे न, सराइकी दे हवाले, खिते दे हवाले ते उन्हां दे मसाइलां ते भी गल कीती है। तारी ये जेहड़ी जर्नी रही है, जेहड़ा तारा सफर रहे ना, ये तारे कोलों लाजमी जान सुन। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। धरेजा साहब तो असां जानदे पिया से कि इन्हां दी जेहड़ा सफर रहे वो किवें रिहा? सफर तो बस जिवें आखदे ने दुखें का सफर है कि जावण ला तो महकूम है से, ते असां आखदे कि भाई असां अपना वतन है, अपनी धरती है, अपना खिता है, और असां को अपनी तारी लाइफ जिंदगी के हवाले ना बहुत कम लोग मुझे तो ताकू जानते हैं कि तारे ही सराइकी खिते वास्ते तारी बड़ी खिदमात हैं पे, तो गिन के चलते पे हो, लोगों के मसाइलों को उजागर करेंदे हो, उन्होंने हक वास्ते खड़े थी वेंदे हो। अगर असां गल करूं कि इत्थां कल्चर के हवाले नाल तुसां अगर कोई अपनी खिदमात देवे उंदे तुसां बढ़ चढ़ के कोई इत्थां दा फूड होवे ना, तो वैसे ही सारा इत्थां रोही दे नाल मिल के असां मिल के ही ओ जड़ा ना फेस्टिवल जड़ा है ओ बड़ा असां इंजॉय भी कीता।
अच्छा आइडियाज़ घिन के आंदे हो, लोगों को इकट्ठा करेंदे हो, एक किस्म दी एक इंटरटेनमेंट भी थी वेंदी है ते एक टॉपिक को या समझदे हो कि बालां दे हवाले नाल भी कि भी लोगों बालां को पता होवे कि सारा इत्थां दा कल्चर क्या है। तारे खुद जिवले जाहिर गल है कि इंसान दी जिंदगी स्टार्ट थी क्या तारे शौक हन, मतलब थोड़ा जा अपने बारे सागू तो दसाओ। मेरे असां एक देहात दे रहण वाले लोग से असां घर खानपुर दे नाल है साडी बस्ती धरेजा नगर ते उत्थे ही 1960 दी मेरी जरना पैदाइश है और मेरे अब्बा से खुद मकसद मुदर्रिस सन ते बस उत्थे ही पढ़ाई सिलसिला वल उनदे नाल नाल जरा है कि असाडी बस्ती दे विच खुशनवीस जरना वो काफ़ी बंदे हैं जेरे वालों अखबार नाल भी वाबस्ता हैं। सारे को पहले तो वाल मैं जरना जिमें तख्तियां लिखते आसे ना वो खत्ताती सीखी। अच्छा ते वत उनके बाद वत जब कुछ वे चौसे वत मेरी पहले नौकरी थी उतना रोजनामा रहबर है बहावलपुर। अच्छा बहैसियत कातिब यानी खत्तात उन्हें वल कम करेंदे रह गए। वत मकसद है कि उतों अंते एक रहीम यार खान सां वाल अपना प्रिंटिंग प्रेस कैम्प किया यानी छापाखाना वल उनके बाद असा एक रिसाला शय किया रोही रंग के नाँ से वल उनके बाद बत असा 90 दे विच ना चुनेजो साहब का दौर है उन जरा डिक्लेरेशन मिलन आसान थे हैं तो पहला सराकी अखबार असा जरा डेली न्यूज़पेपर है झोंक के नाँ से उनका डिक्लेरेशन किया। 11 जून 1990 को सा पहला शुमारा छापया तो एक ख्वाब ही लोग आते भी अखबार तो जरना दूजे भी बहु मुश्किल है सराकी तो ताम मुश्किल है कि एक सराकी की बेसिक तालीम क्या नहीं एक पढ़ने वाले क्या नहीं लिखने वाले क्या नहीं लेकिन असा इन मुश्किलात की परवाह न की। एक मुहब्बत है अपनी माँ बोली नाल और उनका भी शौक सकूँ जड़ा ही इवें था कि सिंध साढ़े रिश्तेदार हैं तो असा इतों ट्रेन से बांधे से खानपुरों रोड़ी वेंदे हासे ते रोड़ी जरा उथा पहले उथा जरा ना बुक स्टॉल ते तो उथा सारे जरा ना सिंधी अखबारात पे हैं तो दिल ख्याल न दई कि भाई असा सराकी बोलने वाले की तादाद तो सिंधियों को बहुत ज़्यादा है बल्कि अध सिंध खुद सराकी है तो क्यों ना जिमें इन्होंने सिंधी अखबारात हैं साढ़े भी सराकी अखबार हो गए तो हूँ एक शौक ने ना उनकी तकमील वाल इवें थी कि झोंक असा शुरू किया वा तो उनके बाद 17 नवंबर 1994 को क्योंकि उतना ये है कि असा हर जात अखबार पुजा न सकते हासे उनको सर्कुलेट ना कर सकते हासे मेरे अखबार असा देरा गाजी खां भेजना है लइए भेजना है बखर भेजना है या बे पासे भेजना है तो वो एक कार्नर सिटी है सही तो वो सेंट्रल प्लेस जो है ना मुल्तान बढ़ता है इतों हर शय पॉसिबल है हर जाते बे अखबार भी वेंदे हैं वल अस 17 नवंबर 1994 को इतों मुल्तान चो शुरू किया। इन नाल नाल अस जो डिठा कि भी साढ़े देरा इस्माइल खां तो नकल मकानी थी पे उतना दहशतगर्दी थी पे तो उन देरा इस्माइल खां के साढ़े भिरा ढाढे औखे हैं चूँकि वो एक वतन खसण का मसला है बज़ाहिर मकसद है कि फिरका वाराना उन्हें रंग दिता वल असा उथा देरा इस्माइल खां तो वन अखबार शुरू किया वल उन्हें नाल चो से भी तुसा कल्हे नहीं असा रले से साडा हिको वतन है हिक धरती है हिको वसेब है तो देरा इस्माइल खां तो भी असा अखबार शुरू किया। हुण इवें समझो कि भाई मुल्तान रहीम यार खान देरा इस्माइल खां इन नाल एक पूरा वसेब जरा है ना वो जुड़ गया तो नाल नाल वाला साडा जरा कम है वो है सराकी किताबें दे इशात सही तो इन टाइम तक अस सब तो ज़्यादा सराकी किताबां छापियन जिंदे विच 1000 तो ज़ायद साढ़े इदारे ने मसलन हुकूमत का इदारे को 40-50 करोड़ रुपए की ग्रांट है पिलाक पंजाबी जबान का तो उन्हें तो कम को मकसद है कि साल का मैं उन्होंने हूँ सुगर असद रिटायर थी गए मैं उन्होंने आख्या मैं कि तुम अपना काम ही देखो असा फकीरें ही देखो उन्हें साल या चंद किताबां होंगे असे सैकड़ा किताबां होंगे उन्हें फंक्शन बहु
थोड़े जे होंगे ते असां साल कितने कर वेंदो हुण तुहाडे सामने जिवें फूड फेस्टिवल तुसां सरल ते किते जी ते साल दा आगाज़ उथों थी गई उनके बाद वाल असां 6 मार्च को कल्चर डे किते वत मकसद त्रिमत कॉन्फ्रेंस खवातीन दी कॉन्फ्रेंस की है वाली में मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज है ना उनमें तो आपने जी हाँ वाली है कि दोस्त लोग वो करे न सोशल कॉन्फ्रेंस थी भी साडे इंजीनियर शाह नवाज खान मशहूरी साहब ते 27 तारीख को इतने मुल्तान दे विच बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है उनदे विच शायर अदीब दानिशवर सारे लोग इकट्ठे थी सन बल्कि दोस्त उनदे विच ज़्यादा तो ज़्यादा शिरकत करें क्योंकि मजीद भी इनसे जानते हैं। नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। जी मुल्तान शहर में अशिया खुरनोश के ताज़ा भाव भी खुद साख्ता महंगाई की नज़र हो चुके हैं और मुल्तान इंतजामिया भी खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है क्योंकि जो रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती है उसका कोई भी अमल दरामद जो है वो मार्केट में देखने को नहीं मिलता। सब्जियां और फल इनकी सरकारी कीमतें और हैं और मार्केट की कीमतें जो हैं वो और हैं। बात करें अगर सब्जियों में आज के ताज़ा भाव के हवाले से तो चाइना लहसुन और थाईलैंड अदरक दोनों 600 रुपये फी किलो पर बरकरार हैं जबकि सरकारी कीमत चाइना लहसुन की 470 और अदरक की 586 है। इसके साथ अरवी और भिंडी अरवी 400 में, भिंडी 320 रुपये फी किलो में जबकि कचनार भी 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 204 है, कल 192 थी, इजाफा हुआ है लेकिन मार्केट की कीमत जो है वो अभी भी 320 पर मुकर्रर की गई है, उससे कम देखने को नहीं मिल रही। जबकि अब भिंडी का मौसम भी आ चुका है लेकिन कीमत जो है वो कम नहीं हो रही। इसके साथ अगर सब्ज मसाला जात की बात करें तो प्याज और टमाटर और हरी मिर्च सरकारी रेट लिस्ट में मुसलसल सस्ते हो रहे हैं लेकिन मार्केट में उसकी कीमत जो है वो कम नहीं की जा रही। नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो शहरियों को परेशान कर रही है, जिसमें टमाटर की सरकारी कीमत 58 रुपये फी किलो हो गई है लेकिन मार्केट में 100 से 120 में फरोख्त हो रहा है। हरी मिर्च की सरकारी कीमत जो है वो 76 हो गई है, मार्केट में वो भी 100 से लेकर 120 तक फरोख्त हो रही है। प्याज 160 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तियाब है लेकिन प्याज की सरकारी कीमत जो है वो आज 118 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। इसके साथ फलों की बात करें तो फलों में सबसे महंगे दामों जो फरोख्त हो रहे हैं उसमें अनार, खजूर और अंगूर हैं। तीनों फल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अंगूर इंपोर्टेड आ रहा है, अफगानिस्तान से सुंदरखानी अंगूर मंगवाया जा रहा है और बाहर का अंगूर मंगवाया जा रहा है जो कि 800 से लेकर 1200 तक दस्तियाब है। अनार खुश खजूर 600 से 800 में फरोख्त हो रही है। ये तीन फल जो है वो ख़ास आम मिलते भी नहीं हैं लेकिन अगर कहीं दस्तियाब हैं तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मौसमी फलों की बात करें तो तरबूज 100 रुपये फी किलो में, खरबूज 160 रुपये फी किलो में, चीकू जो है वो 220 रुपये फी किलो के हिसाब से, केले 160 रुपये दर्जन के हिसाब से, सेब 240 से लेकर 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। फलों में क्वालिटी की वजह से, इकसाम की वजह से भी कीमतें जो है वो मुख्तलिफ नजर आती हैं लेकिन फलों की सरकारी और मार्केट की कीमतों के दरमियान फ़र्क तो है लेकिन कम है। इसके साथ अगर बात करें चिकन की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। आज चिकन 584 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। इससे पहले चिकन जो है वो 600 से बढ़ गई थी, 700 तक पहुंच रही थी लेकिन अब मुसलसल जो है वो कमी देखने को मिल रही है। अंडे की कीमत में भी 4 रुपये कमी देखी गई है फी दर्जन के हिसाब से, 221 से कम होकर 217 रुपये दर्जन मुकर्रर कर दिया गया है। ये तमाम जो शेख और नोश है इनकी मार्केट की और सरकारी कीमतों के दरमियान जो छोटा सा फ़र्क है वो शहरियों को परेशान किए हुए है जिसको ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम नजर आती है। इस हवाले से हमारी शहरियों से जब बात हुई तो शहरियों का यही मुतालबा है कि अगर सरकारी निरखों को इस वक्त लागू करवा दिया जाए तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। जबकि दुकानदारों से जब इस हवाले से बात होती है तो दुकानदारों का कहना है कि जब हमें एक चीज़ मंडी से ही महंगी मिल रही है तो हम उसको आगे सस्ते दामों नहीं बेच सकते। सरकारी रेट पर फरोख्त करना मुनाफा बख्श नहीं है बल्कि नुकसान है, जिसमें भिंडी जो है उसका मंडी का रेट भी 280 से 300 तक है तो वो उसका जबकि सरकारी रेट जो है वो 204 तक मुकर्रर किया गया है। तो इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठता है कि मंडी के रेट और हैं, सरकारी रेट और हैं, दुकानदार के रेट और हैं जबकि रेडी वाले के रेट जो हैं वो और नज़र आते हैं। तो नाजायज़ मुनाफाखोरी बेलगाम नज़र आती है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया से शहरियों का यही मुतालबा है कि अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही जिस तरीके से हम अपने मुल्तान की कल्चर सकाफत के हवाले से बात करें उसी तरह डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, स्किन के लिए जो है सबसे पहले जैसे हम सन ब्लॉक का हमेशा एक बात करते हैं, आज भी इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि सन ब्लॉक कितना ज़रूरी है स्किन के लिए। सन ब्लॉक इसलिए ज़रूरी है कि सूरज की जो यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो स्किन को डैमेज करती है। बल्कि बाज़ जगह तो जहाँ ओजोन की लेयर कम होती है ना, बाज़ एरियाज़ में जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है और जहाँ
इस पे केयर नहीं की जाती जिन ममालिक में, तो यूवी रेडिएशन से कैंसर तक हो सकता है स्किन का। इसके लिए इससे हमें बचने की जरूरत है और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के सन ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, SPF का जो हम हमेशा बात करते हैं, कभी 40 की बात करते हैं, कभी 20 की, कभी 100 की, कभी 60 की, इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब ये थोड़ा सा इस हवाले से भी जरा बताइए। रेडिएशन को रोकने का डिफरेंस है। अच्छा, जैसे 20 है अगर, तो वो कम रोकेगा, और 64 जो है वो, लेकिन इसमें बेहतर ये है कि हम मॉडरेट यूज करें। मतलब कितना होना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ का गर्मी है और उसको देखते हुए टेम्परेचर यहाँ के हिसाब से 60 सबसे बेहतर है। 60 ठीक है। जी जी। अच्छा, जो 100 यूज कर लेते हैं? 100 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 60 बेहतर है। ये मतलब दरमियानी एक चीज है कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और आपकी स्किन को डैमेज भी ना करे और बेहतर रहे। दूसरा एक और मैं बताना चाहता था कि CSF एक चीज होती है, गैस होती है, जो ओजोन की लेयर को खराब करती है, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन ज्यादा फिर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और जैसे कुरान में है ना कि इक्विलिब्रियम कायम करो। इक्विलिब्रियम से मुराद है कि हम एनवायरनमेंट में कोई नाजायज ना करें, किसी मतलब जैसे धुआं ज्यादा है, जैसे अल्ट्रेशन ज्यादा है, जैसे अब दुबई में बारिश उन्होंने एकदम पहले अपनी तरफ से शुरू की। पहले उन्होंने मसनूई बारिश की। और जो बाज उस पे लिखा होता है ना कंटेनर्स पे, जो हम परफ्यूम या इस तरह के करते हैं कि CFC फ्री, ताकि उसका मकसद ये है कि ये ओजोन की लेयर को खराब नहीं करती ये चीज जब आप यूज करते हैं। और ये चीज ऐन इस्लामी है। इस्लाम भी पसंद करता है कि नेचर को डिस्टर्ब ना किया जाए, मतलब आपके दरख्त हो गए, आपके बाकी हमने उतना ही नेचर को हटाया, नुकसान पहुंचाया, दरख्त काट दिए गए हैं। फिर हम लोगों ने जो डिफरेंट हमारे जो वो ना एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहे, जिसकी वजह से आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। और फिर यही यूवी रेडिएशंस जो हैं ये फिर आपकी जिल्द को इफेक्ट करती हैं। आपकी जिल्द में कैंसर हो सकता है, दूसरी चीजें हो सकती हैं, ड्राइनेस हो सकती है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है स्किन के लिए। तो इसके लिए हमें एक तो अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आपकी पौधे भी हों, आपकी ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मिले, बाकी सारी चीजें बेहतर हो, और सन से आप बचाव करें। तो फिर ये चीजें सारी उसमें आती हैं कि सन ब्लॉक्स आ जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब जैसे रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो गए हैं, स्किन बड़ी ऐसा ना थोड़ी सी आप जो है अपनी एज से भी ज्यादा लगने लग जाते हैं आजकल। ये स्किन के हमारे बहुत सारे मसाइल। जैसे आपकी स्किन की हाइड्रेशन कम होती है ना, तो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात है कि जो टेंशन, जो परेशानियां होती है, उससे भी आपकी स्किन खराब होती है। जैसे आप रिंकल्स, आप मसलन आप अपने पेशानी पर रिंकल्स डालना शुरू कर देते हैं, तो उससे फिर वो परमानेंट पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें तो आपकी स्किन बेहतर रहेगी, अपने आप को हाइड्रेट रखें तो आपकी स्किन बेहतर रहेगी। और बड़े कम लोगों की मैंने खवातीन की स्किन देखी, बड़ी ग्लासी, बड़ी खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। और स्किन आपको जाहिर सी बात है, अच्छी स्किन हो तो आपको वैसे बड़ी अट्रैक्ट करती है। बहुत ही उसके लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना। हाँ, कुछ लोग नेचुरली बड़े प्यारे होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है। बेसिकली नेचुरली आप बच्चे की स्किन देखें ना कितनी अच्छी होती है। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी स्किन दी है, और वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो एनवायरनमेंट जो उस पर इफेक्ट करती है, वो उसकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब अगर वो उससे बचते रहेंगे, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, फिर स्किन उसकी बेहतर रहेगी। मेरा कहने का मकसद है अल्लाह ताला ने हर चीज बड़ी अच्छी परफेक्ट दी आपको, आप खुद उसे खराब करते हैं। हाँ। और फिर डाइट का भी होता है ना, हमारी जैसे डाइट है, स्टमक इश्यूज हमारे बड़े रहते हैं, स्टमक डिस्टर्ब हो तो उसकी वजह से भी आपकी एक्नी हो जाती है, या आपके कोई ना कोई इस तरह के मसाइल रहते हैं। डाइट बुनियादी चीज है कि जो आप खाएंगे आपके चेहरे पे नजर आएगा। कि अगर आप अच्छी चीज खा रहे हैं, हेल्दी चीज खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, तो आपकी उसकी स्किन की ग्लो आपको वैसे ही नजर आएगी। अच्छा, कितने टाइम आप, जैसे हाइड्रा फेशियल है, डिफरेंट और फेशियल्स भी आए हैं, जी जी, तो वो आपको फेशियल्स कितने टाइम बाद जो है अपनी स्किन के लिए? हाइड्रा फेशियल तो एक ऐसी चीज है ना जो आप हर वीक भी करवा सकते हैं। हाँ, उससे भी स्किन बड़ी बात करवा सकते हैं। अच्छा, ये गोरे होने वाला, ये तो खैर बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे शो में भी आए, उन्होंने भी यही बात की कि उसमें जो खवातीन कहती है ना बस हाइड्रा फेशियल करवा लें तो आप गोरे हो जाएंगे, या वो सिर्फ स्किन आपकी जो है वो फ्रेश और नीट एंड क्लीन हो जाती है। उससे जो पोल्यूशन उसके ऊपर इफेक्ट जिसने किया हुआ है,
वो ऊपर जो डस्ट है, इस तरह की चीजें हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो सारे उससे रिमूव हो जाते हैं, आपकी ओरिजिनल स्किन निकलती है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि उससे स्किन वाइट होती है, जो पहले ही आपकी वाइट थी उसको हम दोबारा आपको दिखाते हैं कि पहले स्किन ऐसी थी। और डेड स्किन आपकी उतर जाती है और इस तरह फिर वेम्पायर फेशियल है, फिर PRP है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। फिर जैसे मैंने बताया पहले कि इंजेक्टेबल हाइलुरोनिक एसिड मुख्तलिफ जगह पे इंजेक्ट करते हैं। सही। तो ये फिर इसमें फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं कि IV थेरेपी से आपकी स्किन फिर बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी जी। तो ये है कि भी अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें अगर आपने खूबसूरत नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मेल हजरात भी अब जो है ना, पहले खवातीन होती थी, अभी मेल भी जो है ना वो भी ट्रीटमेंट्स की तरफ आ गए, दोनों तरफ से आग बराबर। वो कहते हैं खवातीन इतनी खूबसूरत नजर आती है तो हम पीछे क्यों रहे भाई। बिल्कुल, आजकल तो जाहिर है। हाँ, और ये आपकी स्किन के हवाले से करवा रहे होंगे। फिर अच्छा, जिस तरह से आजकल PRP जो है हेयर के हवाले से जो है PRP तो जी PRP की तो बहुत ज्यादा इंडिकेशन है। आपकी हेयर फॉल के लिए PRP करते हैं और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। फिर स्किन के लिए, एक्ने के लिए PRP करते हैं। फिर PRP की साथ ही वेम्पायर फेशियल है। फिर PRP आप जो आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा होता, डायबिटिक फुट होता है, ये इस तरह के कुछ जहाँ आपकी सप्लाई ब्लड की कम होती है उस जगह इंजेक्ट करते हैं, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। फिर डॉक्टर साहब आजकल मेरे ख्याल में मेल भी जो है ना वो गोरे होने के लिए इंजेक्शन जो है वो भी लगवा रहे हैं। दोनों सारे लगवाते हैं, मेल्स भी लगवाते हैं। हाँ, फीमेल्स तो जाहिर बात है उनको तो शौक होता ही होता है, लेकिन मेल हजरात को भी है। जी जी, जाहिर वो भी उस तरह करते हैं। और अरे यही है, ट्रीटमेंट जो है वो मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। अच्छा जी, इसके साथ ही धरेजा साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ना कि सूबे के हवाले से, अभी आप क्या देख रहे हैं, हमारे जो मेन मसाइल हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? सूबे की गाल को पहले तो सजरे स्किन दे, मैं तो लगता है धरेजा साहब को भी ना स्किन दे वाले ना जो भी असा केड़े वणो गाल है कि साको तो जरा ना तकबर तो जरूर खा गए। अच्छा, हुन जरे असा काली रंगत वाले से ना तो मैं आखिंदा हूं कि भैया साडा पक्का रंग है। रहीम यार खान दे विच एक मेल लगी है, लीवर ब्रदर ते ओवल मकसद है करीमा भी तैयार करेंदन ते साबुन भी ते देखो मैं असा के भी ए भी साडा कुछ नहीं बिगाड़ सके, असाडी काली रंगत बरकरार है। वो भी सारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक बंदा मेरे को लाया यूनिवर्सिटी, उन्हें आख्या जी मेरे को सारे काला काला आ देन इवें सड़े देन, उरे आए काले उरे मेरा रंग तो चिट्टा कर दो। मतलब ये सूरत रंग जरा ना साडा फिट गए। ये भी एक डिजीज होती है, फुलबहरी इसको आई थिंक कहते हैं। कहंदे ना चित्री कहंदे से सराकी, वो तो सराकी पंजाबी डिफरेंट वाली में बेसिकली तो फुलबहरी को आखे। जी। अच्छा, इसकी भी कोई वजूहात होती है कि जी क्या अक्सर पैदाइशी होती है, शुरू से होती है। पैदाइशी नहीं, बाद थी दूसरे साल थन शुरू थी है और वधती गई है। अच्छा, और डॉक्टर अफजल ढांडला साहब थी भी उन्होंने है ना क्लिनिक ते मैं शुरू में वक्त मकसद है कि वो भी जल्दी दिन ना ते उन्होंने वाल में को जरा ना करीमा शरीमा उन्होंने को प्यान उन्होंने दिता ते उन्हें के बस ये गल करे रोक वजे, बाकी हूँ तो बाकी गोलियां शोलियां देंदे कैंसे क्या पता उड़ खैर आवे ना आवे तो रिएक्शन ना कर वने ते लेकिन वो कितों अफाका नहीं था देसी मेरी वो तो सचाने कोई अफाका तारे दी हुई ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब इंजेक्टेबल चीज़ां होंदे नाल लेजर दे नाल ही काफी हेल्प मिलदी है, बल्कि टाइम ठीक नहीं हुन वाल तो एग्री हो वाल हुन ट्रीटमेंट करवाओ। हां, डॉक्टर साहब दे मरीज है। मैं तो ये समझता हूं कि बाया ने कि पहले इन्हां को ठीक करो। अच्छा जी तो सूबे की गाल की मैं तो आखदा कि जरा सराकी सूबा है ये पाकिस्तान की जरूरत है। अच्छा, हुन क्योंकि लेदे पे जिमनी इलेक्शन भी थी गए वालों दे बाद जरा ना आसन दे पे कि एक हुकूमत भी आ गई, पीपल्स पार्टी क्योंकि ताको पता है कि इथों माशाल्लाह जनूबी पंजाब दे वाल सारे सैयद यूसुफ रजा गिलानी थी गए उन्हां दे हुन साहबजादे भी ते उन हवाले नाल क्या सो क्योंकि मैं यो कहना कि पीपल्स पार्टी ये आखदी है कि भाई असां तो सूबा बढ़ा दिता है, सेनेट च बिल भी पास करा गया है
ਤੇ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਲੱਤ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸੂਬਾ बढ़ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਣ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਕਰਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਵਣ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ सूबा सराकिस्तान पाकिस्तान की जरूरत है। इस टाइम 62% आबादी का एक सूबा है, 78% आबादी के 3 सूबे। ये तो इवें है कि 1 पहिया ट्रैक्टर का 3 पहिया कार दे। वल यह है कि ई खिते के लोग कोई खुदा ना खास्ता कोई नवी चीज़ नहीं मंगते, उन्होंने अपना सूबा है। तुसा देखो कि सूबा मुल्तान जिवें जिक्र थींदा पिया है, हुण डॉक्टर साहब दसदे पिया ने इन्हां दे बुजुर्गों का ताल्लुक जमाना कदीम तो उन्हों का दरबार मौजूद है। मैं तो कहना कि यही वो खिता है जितना इंसान दो पैरों के उत्ते टुरन सीखे, जितना तहजीब पैदा थी है। तो हुण ये है कि अगर 16वीं सदी के सूबा मुल्तान को देखो तो अबुल फजल की किताब है आइन अकबरी, उनदे विच लिखा हुआ है कि सूबा मुल्तान की हदूद एक तरफ अजमेर, दूसरी तरफ ठट्ठा, तीसरी तरफ केच मकरान, चौथी तरफ कश्मीर। एक 16वीं सदी का सूबा है और नक्शा उनके छपया हुआ है। सही। अच्छा, मजीद इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी, गाल को कंप्लीट करे सो जी हाँ, मैं ये दसदा पिया हम कि नक्शे दी गाल जी हाँ कि इस 16वीं सदी दे विच मुल्तान सूबा मुल्तान का नक्शा है। एक बार यह भी दसी वजा कि भी उहले जिहड़े सूबे के नाम होंदे हन, जिवें सूबा मुल्तान है, सूबा लाहौर है, सूबा पिशावर है, इवें ही जरना सूबा आगरा है, मुख्तलिफ शहरों के नाम के उत्ते सूबे होंदे हन। वल यह है कि बाद विच तहजीब सकाफत कल्चर इहदे उत्ते शनाख्त दे उत्ते सूबे बड़े। तो अज जरा है सराकी सूबा वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जमानत है, वो वफाक के तवाजुन की जमानत है। वल यह है कि भी पंजाब को भी हिंदा कोई नुकसान क्या नहीं, सिर्फ वो उन लोगों को नुकसान है जेरे के माफियाज हैं। बाकी आम आदमी हूँ नारो वाले एक बंदा काटते हल चलें दे, या वो चावल काश्त करें दे, या लाहौर तगारी चेंदे मेहनत करें दे मजदूरी। अगर सराकी सूबा बढ़ वैसे तो हमको क्या नुकसान है। तो सराकी सूबा बढ़ से वफाक मुतवाजन थी वैसे, जरे छोटे सूबे उन्होंने एहसास महरूमी खत्म थी वैसे। हुण 62% आबादी सैनेट दे विच 25% हिस्सा गिदा होया। 78% जी 3 सूबे की आबादी है उन्हें 75% हिस्सा गिदा होया। सही। ये एक असा एक सैनेटर वास्ते भी रुलते रहने से। तो यह है कि जो सूबा बढ़ से तो कम अज कम सैनेट दे विच भी तवाज़ुन पैदा थी से। उम्मीद नजर आनी पई है कि सूबे की तरफ कोई कदम होने वाली हुकूमत जड़ी है ना, असा उम्मीद तो दुनिया कायम है, लेकिन इन्ना सा को मायूस किते 200 साल थे कि साढ़े 8 नस्ल खा गए। 25 साल का एक नस्ल होंदी है, एक बाल होंदे, नौजवान होंदे, उनके आसा होंदे, उनका उम्मीदा होंदे, उनके ख्वाहिशा होंदे। लेकिन तुम देखो कि ही सारे वसेब को महरूम रखा गया, नौकरियां कहनी, मुलाजमत कहनी। अज तुम देखो कि भी तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। उन आखण को असा भिराए से क्या साको CSS तक कोटा दिता गया। जेकर CSS तक कोटा नहीं दिता गया तो सारा बाल जो है AC किवें बढ़सी, DC किवें बढ़सी, कमिश्नर किवें बढ़सी। अज तुम देखो कि भाई सारी कहीं जात नुमाइंदगी कहनी, अदलिया को डेग गिनो, इंसाफ का इदारा है, उत्थां सारी कदम कदम देते बेइंसाफी कि भाई हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, और तुम देखो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, उलझे हुए। और तुम देखो कि हर जात नुमाइंदगी की जरूरत है। असारा ये जरा वसेब है, असारे 2 रेजिमेंट हैं, एक मुल्तान रेजिमेंट है, एक बहावलपुर रेजिमेंट है। तुसा सिंध रेजिमेंट बढ़ा दीते, उनका पहले कोई वजूद कहना है, उन्होंने खुश किए हुए, उन्होंने नुमाइंदगी दिते हुए कमीशन अफसर आते पे, ये सारे खिते को समारूम कर देते। बहावलपुर तुसा देखो जै अज 1 रुपया नहीं दिता, वो कहते कि जनाब असा तो पाकिस्तान के वारिस से भाई असा तो मुल्क दिते, जेरे टाइम असा अपना मुल्क बहावलपुर दिते
हूँ वाले मने के हिसाब से सोना दिते, हीरे दिते, जवरात दिते। तुसां ने पहली तनख्वाह चलावन दे पैसे का नान 7 करोड़ रुपया खजाने दे विच दिता गया। मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की तनख्वाह चली। हूँ वाले 100 रुपया तोला सोने की कीमत है। अज हुंदा तुसां क्या बेनिफिट दिते, अपना मुल्क दिते, वतन दिते, धरती दिते, सारो कुछ दे दिते। वल भी ऐसा मकसद है कि वो वाला नहीं, पाकिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियां दी गई, जितना उसके लिए जद्दोजहद की गई, तो हिसाब करना पौसी, साडे नाल लेखा करें, साडे नाल हिसाब करें। असा पाकिस्तान को क्या दिते, उनके बदले सबको क्या मिले। हुण सब को कहंदे कि जनाब तो ये मकसद है कि तुसां तो आलसी हुए, सुस्त हुए, तुसां कहीं जंग नहीं की। भाई रणजीत सिंह नाल कैं जंग की है? मुल्तान दा आखिरी बच्चा तक शहीद थी गया, हथियार न सटे, आखिरी टाइम तक लड़िया। तुसां तो फुल चाती खड़िया हुए रणजीत सिंह। वल 1849 जब अंग्रेज ने हमला किया तो वल भी आखिरी टाइम तक लड़ाई थी। तुसां ये देखो कि मुल्तान का जरा दौलत गेट तो घिनते, ये लोहारी गेट, इनका नाम लाहौरी गेट है पहले। अच्छा, हुण इनको लोहारी आख्या गया। ये सारी जी फसील है जिनको असां अलंग खेंदे से, ये उन्हें हमले चढ़ गए तो असां लड़े। अज वो ना हमला ये भी बड़ी धरेजा साहब मैं आदि है कि अलमिया है और बदकिस्मती भी है सारी जोड़े सारे ओरिजिनल ना हन ना वो मिटा दिते गए। उन्हां गलियां दे ना या उन्हां महल्लियां दा ना या असां उन्हां चौकां दे ना अगर गिनूं तो वो आज चेंज है। सारी वो तारीख को तब्दील किथे गए ना, हर शय को मकसद है कि चेंज किया गया। तुसां देखो कि ही मुल्तान दे तुसां अंदरून शहर वञो, एक कदम दे उत्ते सदियन की तारीख भी है, लेकिन वो तारीख बस वो खत्म। सारे आसार मिटाए गए, सारी तारीख मिटाई गई है, सारी शनाख्त मिटाई गई है, सारी सकाफत मिटाई गई है, सारी जबान के उत्ते हमले किए गए। आखिर असा मकसद है कि जुर्म क्या है, असा तो हर बंदे को मेहमान नवाजी की है। कोई मकसद है कि गर्देजी को गर्देजी है, कोई बुखारे को बुखारी है, कोई गिलानी गिलान को है, कोई मकसद है कि जरा न सहल मकरान तो है, मामे कोई अरब तो है। वैसे भी मुल्तान की खासियत है ना, बड़े लोग जड़ा ना डिफरेंट कास्ट दे था लोग इत्था मसदे पे और हर तरह दे तो देखो हर तरह की जुबान इत्था बोली वेंदी है। इत्था इतने आला लोग, हुनरमंद लोग के वहाँ ना आगरा अगर दिल्ली मगर मुल्तान सबका पिदर, मुल्तान ही सब कुछ है। और लाहौर यकी मजाफात है मुल्तान, लाहौर तो मुल्तान का मजाफात है। छोटी जहाँ मकसद है कि जमले हजरत दातागंज बख्शी है तो लाहौर जहाँ मुल्तान वाले भी जहान है। तो सारे अखाड़न चाहे न डिठा मुल्तान, न हिंदू न मुसलमान, भाई मुल्तान को बिल्कुल एक तारीख है जी। उनको सिर्फ दो मकसद है कि तहसील जिलान खड़ा हुए, ये तो नहीं थी ना, ये तो ऐसा ना मैंने कहते ना कि अच्छी रस्ता को बहाल करे सो। कोई मैसेज देना चाहे धरेजा साहब? मैसेज ये है कि भाई जरा ना असां बेड़े दी खैर होवे, बस्ती दी खैर होवे, वसेब दी खैर होवे, पाकिस्तान दी खैर होवे, सराकिस्तान दी खैर होवे, सारे जुमल जहान दी खैर होवे। सबको हक दो, सबको जीवन का हक दो और बेइंसाफी ना करो, इंसाफ करो। ये पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम करो। अध पाकिस्तान खसवा दिते हुए जरा बाकी अधे हिंदे उत्ते रहम करो, हिंदे उत्ते मेहरबानी करो, सारे को नाल घेंदे उत्ते टुरो और खास तौर पर सूबा सराकिस्तान बढ़ाओ। ये वसेब दे लोगों का हक है, पाकिस्तान का इहदे विच मफाद है और जो छोटे सूबे उनका भी फायदा है। तो इहो ही असां आखसूं कि भाई असां खैरात नहीं अपना हक मंगदो। पांधी टुरदा जुल, पांधी टुरदा जुल, मंजिल मिलनी ओढ़क, तू है गाल ना भूल, पांधी टुरदा जुल। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्किन के हवाले से, किस तरीके से जो है अपनी स्किन का ख्याल रखें? बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया ना कि मुतवाज़िन खुराक जिसमें हर किस्म की न्यूट्रिशन हो, घर की बनी हुई चीज़ें ख़ास तौर पे, और पानी, और जितना आप बचा सकते हैं धुएं से, गर्द गुबार से अपने आप को बचाएं। और जो खाएं आपकी स्किन पर नज़र आएगा। बस ये है कि अच्छी ग़िज़ा खाएं और पानी पिएं, और उससे आपकी स्किन बेहतर रहेगी। अपने आप को बचाएं धूप से। सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी बात हुई, स्किन के हवाले से भी बात हुई। धरेजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, लोगों के मसाइल के हवाले से, इसराइल की सूबे के हवाले से बात करने का मौका मिला। अच्छा जितना है जाहिर सी बात है, हम तमाम सब लोगों की कोशिश भी यही है कि एक सूबा बन जाए और तमाम लोगों का उसका हक मिल जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।